Hello student. Now we are going to discuss the first exercise of chapter Principle of Inheritance and Variation. Principle of Inheritance and Variation की जो पहली एक्सरसाइज है काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, मोर देन 300 के आसपास क्वेश्चन है। हम इसको एक साथ पूरी डिस्कस नहीं करेंगे, इसको सेगमेंट में डिस्कस करेंगे, पार्ट वाइज पार्ट। आज हम इस एक्सरसाइज के मेंडेलियन जेनेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। वैसे इस एक्सरसाइज में आप देखोगे एक्सरसाइज 1 में बहुत सारे छोटे छोटे इजी क्वेश्चन भी हैं, ठीक है। अब मैं तो क्वेश्चन नंबर 1 से ही सारे स्टेप सीक्वेंस में डिस्कस कर रहा हूँ। जो इजी क्वेश्चन है उनमें हम ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, वो समझ में आने चाहिए। जो याद करने वाले क्वेश्चन हैं वो भी वैसे भी हो जाने चाहिए, और जहाँ जो एक्सप्लेनेशन है देते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन पहले आप इस एक्सरसाइज को खुद से करें, उसके बाद इनके सॉल्यूशन को देखें। एक बार हम खुद से करें, एक टाइम सेट करके कि भाई 1 घंटे में इतने क्वेश्चन, और उसके अकॉर्डिंग पहले एक बार खुद ही करें, अपनी आंसर की बनाएं। फिर उसके बाद हम ज़रा इसको सॉल्व करें, देखें कि हमारा क्या गलत हुआ, और जो गलत हुआ है उसी का सॉल्यूशन मेनली देखना है, ठीक है। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, और आज हम मेंडेलियन जेनेटिक्स के जो क्वेश्चन हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मार्क द ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू ट्रू ब्रीडिंग लाइन। ट्रू ब्रीडिंग लाइन एनसीईआरटी में भी ये दिया हुआ है, और हमने आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स में पढ़ाया भी था कि ये प्योर लाइन होती है। ट्रू ब्रीडिंग को बेसिकली हम क्या कहते हैं, प्योर लाइन, ठीक है। मतलब ये होमोजाइगस होते हैं। और मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू करने से पहले अपने 7 कैरेक्टर्स की प्योर लाइन बनाई थी। हर कैरेक्टर के 2 फॉर्म थे, टोटल 14 वेराइटी बनाई थी, और ये एक एक कैरेक्टर के लिए प्योर थी। ये सब बातें बता चुका हूँ, ठीक है। और वो ये प्योर लाइन बनती कैसे है, जब लगातार हम सेल्फिंग करते हैं तब बनती हैं। और प्योर लाइन क्योंकि होमोजाइगस होती है तो आगे अपनी प्रोजेनी में भी सेम वही कैरेक्टर बार बार शो करती है। जैसे कोई टॉल के लिए प्योर है तो वो आगे भी टॉल ही बनाएगा, और बिल्कुल स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, मतलब टॉल से टॉल ही बनेगा क्योंकि वो होमोजाइगस है। तो आप देखिए, इट शोज स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, बिल्कुल सही बात है। जिस कैरेक्टर के लिए वो प्योर है वही कैरेक्टर आगे से आगे आता रहेगा, बदलेगा नहीं। शोज एक्सप्रेशन फॉर फ्यू जनरेशन ओनली। अब ये फ्यू जनरेशन में गड़बड़ हो गई, फ्यू जनरेशन नहीं, सेवरल, कई जनरेशन तक रहता है, कुछ के लिए नहीं है ये। अंडरगोन कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन, ये बात सही है, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करने से ही इसको बनाया है, ठीक है। तो पहला और तीसरा सही है, तो अपना इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, इसमें हमें पूछा गया है ऑड वन, मतलब जो इनमें ऑड है। तो ऑड में अगर हम देखें तो इसके अंदर ऑड कौन हुआ, फर्स्ट सही है, थर्ड भी सही है, और फोर्थ तो वैसे ही सही हुआ। तो ऑड कौन सा हुआ, सेकंड वन, सेकंड वाला ऑड गिना जाएगा क्योंकि ये गलत है, ठीक है। ऑड निकालना है, विषम निकालना है, तो 3 सही है ऑप्शन है, 1 गलत है, तो उसको आंसर करेंगे। तो आंसर हमारा इसमें सेकंड होगा, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाता कौन सा सही है तो हम आंसर 4 करते हैं। अब यहाँ ऑड पूछा है तो इन 4 में से 3 तो सही हैं, 1 गलत है, तो इसलिए आंसर 2 जाएगा इसमें। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट वन, द फिनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल में बी अफेक्टेड इफ द मॉडिफाइड एलील प्रोड्यूसेस। ये आपको हमने डोमिनेंट रिसेसिव की टर्मिनोलॉजी में बताया था कि जो मॉडिफाइड एलील है, जो म्यूटेशन के बाद बनता हुआ मॉडिफाइड रूपांतरित एलील जो होता है, वो जो है उसमें फिनोटाइप अफेक्ट होगा। कब, फिनोटाइप में बी अफेक्टेड, फिनोटाइप कब चेंज होगा, अफेक्ट होने का मतलब है चेंज होना, ठीक है। जब वो मॉडिफाइड एलील कोई एंजाइम नहीं बनाए, नो एंजाइम एट ऑल, ठीक है। तो कोई एंजाइम नहीं बनाएगा तो फिनोटाइप तो चेंज होना ही होना है, ठीक है। प्रोड्यूसेस नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम। अब यह नॉर्मल भी आ रहा है, तो नॉर्मल एंजाइम अगर बना रहा है तो फिनोटाइप में चेंज नहीं आएगा। और इवन लेस एफिशिएंट में भी मैंने आपको बताया था कि कई बार फिनोटाइप चेंज नहीं होता। लेस एफिशिएंट वाला दोनों तरफ जा सकता है, लेकिन नहीं भी होता है चेंज, ठीक है। नॉन फंक्शनल एंजाइम, अगर वो अक्रियाशील नॉन फंक्शनल एंजाइम बना है, वो एंजाइम बना रहा है लेकिन काम ही नहीं कर रहा है, तो भी फिनोटाइप चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब पहले वाले केस में और तीसरे केस में तो फिनोटाइप चेंज होगा ही होगा। दूसरे वाले में नॉर्मल और लेस एफिशिएंट में नहीं भी होता, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ ऑप्शन क्या रहा, ए और सी जो हैं ये करेक्ट है, तो अपना आंसर हो जाएगा सेकेंड। समझ गए, डोमिनेंट और रिसेसिव के पार्ट से इसको करना है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ F1 प्रोजेनी ऑफ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस प्रोड्यूसेस, F1 प्रोजेनी ऑफ मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस, मतलब मेंडल के डाइहाइब्रिड क्रॉस की F1 प्रोजेनी क्या प्रोड्यूस करती हैं, 2 टाइप्स ऑफ पोलन ग्रेन। F1 प्रोजेनी कैसे बनी थी, अगर हम बात करो तो इस तरह का F1 बनता है हेट्रोजाइगस,
अब ये कितने टाइप के, 4 टाइप के गैमेट बनाता है, 2 टाइप के पोलन ग्रेन, 4 टाइप ऑफ गैमेट्स, 4 जीनोटाइप ऑफ गैमेट्स, 2 टाइप्स ऑफ एग्स, 4 टाइप्स ऑफ पोलन ओनली। अब आप देखो 4 टाइप्स ऑफ पोलन ओनली लिख दिया तो खाली पोलन ही थोड़ी बनेंगे, फीमेल गैमेट भी तो बनेंगे। 2 टाइप्स ऑफ एग तो वैसे नहीं बनेंगे, 2 टाइप तो हटा ही दो क्योंकि गैमेट तो 4 टाइप बनते हैं। तो 4 जीनोटाइप्स ऑफ गैमेट, यही एक इसमें आंसर सही जाएगा। ठीक है, 4 टाइप पोलन भी होता है, लेकिन ये ओनली लिख करके गलत कर दिया, ओनली नहीं, क्योंकि इसमें पोलन ही थोड़ी बनते हैं, फीमेल पार्ट भी तो बनता है, फीमेल गैमेट भी तो बनेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन मेंडल सेल्फ हाइब्रिडाइज द F1 प्लांट RRYY, ये F1 प्लांट की जब सेल्फिंग करी मेंडल ने, ही फाउंड दैट डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट ऑफ वन कैरेक्टर सेग्रीगेट इन। अब ये देखो क्वेश्चन को मैंने इन सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लास में बता रखे हैं। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस है ये, और इसका ये जो F1 है, जब हम इसकी सेल्फिंग करेंगे तो वैसे F2 में क्या रेशो आता है 9:3:1, लेकिन ये क्या कह रहा है कि डोमिनेंट और रिसेसिव का एक करेक्टर का रेशो क्या है। डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 करेक्टर का कंबाइंड रेशो तो 9:3:1 है, एक करेक्टर का रेशो इसमें क्या रहता है, एक करेक्टर इसमें 3:1 होता है और दूसरा करेक्टर भी 3:1 होता है, तभी तो मल्टीप्लाई करके 9:3:1 आता है। तो एक करेक्टर के डोमिनेंट रिसेसिव किस रेशो में सेग्रीगेट होंगे, तो 3:1 के रेशो में सेग्रीगेट होंगे। आंसर विल बी 4। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये तो खैर एनसीईआरटी का थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर इन 1865 बट इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। मतलब मेंडल ने अपना काम तो 1865 में कर लिया था, लेकिन ये 1900 तक, 1900 तक ये अनरिकॉग्नाइज्ड रहा, पता ही नहीं रहा इसका। तो ऐसा क्यों रहा? ही कुड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फैक्टर। अब ये आप देखिए एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में मेंडल के काम के छिपे रहने के रीज़न बताए गए हैं, क्लास में समझाए भी हैं, वही यहाँ पर हैं और एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। उन्होंने जो फैक्टर का कंसेप्ट दिया था उसका कोई वो प्रूफ नहीं दे पाए थे, बिल्कुल ठीक बात है। हिज कंसेप्ट ऑफ फैक्टर इज स्टेबल डिस्क्रीट यूनिट दैट कंट्रोल एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेड डिड नॉट फाइंड एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कंटेम्प्रेरीज। उन्होंने कहा था कि फैक्टर एक डिस्क्रीट यूनिट है जो एक पर्टिकुलर करेक्टर बनाती है और ये मिक्स नहीं होती है। उनका ये कंसेप्ट उस समय के जो समानांतर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनकी इस बात को नहीं माना, तो ये भी बात सही थी। मेंडल अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स वाज टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल वाज टोटली ओल्ड। अब ये गड़बड़ हो गई। मेंडल ने बायोलॉजी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस तरह से मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया, ये अपने आप में एक नया पार्ट था। एनसीईआरटी में भी यहाँ न्यू लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। कम्युनिकेशन वाज नॉट ईजी, जैसा आज की तारीख में कम्युनिकेशन है वैसा ईजी नहीं था, तो बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो अब अपने पास ये तो सही है। तो अब इसमें देखो क्या क्या चीज़ सही हो गई, ए सही है, बी सही है और डी सही है। सी वाला क्यों गलत है? ओल्ड नहीं है, वो तो नया कंसेप्ट था मैथ्स का यूज़ करना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए बी डी आर करेक्ट, तीसरा आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, heterozygous tall and violet flowered pea plant were self and total 500 seeds were collected। tall और violet का heterozygous तो क्या लिखेंगे? TTVV लिख लो। ठीक है, violet और white फ्लावर कलर और tall and dwarf height। ठीक है, इसकी क्या करी गई? सेल्फिंग की गई। तो ये इसी का इसी से क्रॉस कर दिया तो सेल्फिंग हो जाती है। सेल्फिंग का मतलब है उसी जीनोटाइप से वापस क्रॉस। ठीक है, अब इसमें टोटल 512 सीड बने हैं F2 में। तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ सीड्स फॉर बोथ हेट्रोजाइगस ट्रेट। अब इनका जो जनरेशन आएगी, ये कह रहा है बोथ हेट्रोजाइगस। बोथ हेट्रोजाइगस का मतलब ये भी हेट्रोजाइगस और ये भी हेट्रोजाइगस, ये कितने आएंगे अपने को ये बताना है। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि इन दोनों के क्रॉस में इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, और जो इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी उससे ये मल्टीपल कर लेना। ठीक है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनती है? अगर हम बात करें पूरा, इसमें देखो अब 4 गैमेट बनेंगे और वही 16 का चेकर बोर्ड बनेगा। अब चेकर बोर्ड बनाते समय भी आपको मैंने समझा रखा है कि एक ही डायगोनल पर, जैसे 16 का चेकर बोर्ड बनता है, याद हो तो। ठीक है, इसके अंदर एक विकर्ण एक डायगोनल पर, ये देखिए इस पे ये 4 जो आते हैं ये हेट्रोजाइगस आते हैं दोनों के लिए, और इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 4/16। कितनी आएगी? 4/16। ठीक है, अब 4/16 प्रोबेबिलिटी और 512 टोटल सीड हैं, तो 4/16 × 512 कर लो, तो उससे आपको इसके नंबर आ जाएंगे। नॉर्मल सी मैथमेटिक्स से
ये 512 कर लिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 128 आएगा। इसको कैलकुलेट कर लेना। देखो एक तो ये इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताया है। देखो कैसे, अपने को ये हेटेरोजाइगस क्रॉस कराने हैं और अपने को प्रोबेबिलिटी में क्या चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो एक एक जीन का अलग अलग क्रॉस कर लो। पहले कैपिटल टी स्मॉल टी 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 का क्रॉस किया, तो इन दोनों में इसकी क्रॉस की प्रोबेबिलिटी कितनी आती है 2/4, और वी वी में इनकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आएगी 2/4, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4/16 आ। ऐसे भी कर सकते हैं इसको, और 4 जो प्रोबेबिलिटी आएगी उससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। ओके, नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, मार्क द ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू F2 जनरेशन ऑफ मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल की डाईहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन के संदर्भ में हमें ऑड निकालना, विषम। फ्रीक्वेंसी ऑफ TTRR इज 12.5%, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल r इज 6.25%, कैपिटल R की इतनी। अब क्या करो, आपको सब की इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, सबसे बढ़िया है। मेंडल का जो डाईहाइब्रिड क्रॉस था उसका F1 तो मैं अगर डायरेक्ट लिखूं तो यही था TTRR, और इसका जब अपन ने सेल्फिंग करी तो F2 जनरेशन आएगी। अब आप देख लो, आपको इन सब का प्रोबेबिलिटी चाहिए, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R, फिर स्मॉल t स्मॉल r, फिर कैपिटल T कैपिटल R, स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, आपको शॉर्टकट मेथड भी बता रखा है, उससे भी कर सकते हैं। शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो देखिए, इन दोनों से पहले इन दोनों का क्रॉस कर लिया तो ये आएंगे ऐसे, और जीन R का भी क्रॉस कर लो तो ये ऐसे आया। प्रोबेबिलिटी इनकी 1/4, 2/4, 1/4, 1/4, 2/4, 1/4 ये आएगी। ठीक है, अब अपने को चाहिए ये, तो मल्टीप्लाई करते जाओ, कैपिटल T स्मॉल t ये 2/4 और कैपिटल R 1/4, तो कितना हो गया ये 2/16। ठीक है, स्मॉल t कितना 1/4, स्मॉल r भी 1/4, तो ये हो जाएगा 1/16। ठीक है, कैपिटल T 1/4, कैपिटल R 1/4, ये भी 1/16। क्या स्मॉल t 1/4 और कैपिटल R 2/4, तो ये हो जाएगा 2/16। ठीक है, अब आप देखते जाओ कि किसके लिए सही लिखा है, किसके लिए गलत लिखा है। कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R 2/4 का मतलब कितना हुआ, 2/4 का मतलब 1/8। ठीक है, तो 1/8 में तो 12.5% होता है, ठीक बात है। स्मॉल t स्मॉल r की प्रोबेबिलिटी 1/16 मतलब 6.25%, इंटू 100 कर लो, सबके परसेंटेज आ जाएंगे, ये भी सही है। कैपिटल T ये 1/16 6.25, ये भी सही है। ठीक है, और स्मॉल t कैपिटल R ये कितना आ रहा है 1/8, और 1/8 का मतलब तो ये 12.5% हुआ, जबकि यहाँ कितना दे रखा है 25%, ये गलत है। तो ऑड का मतलब क्या हुआ, 3 तो सही है, 1 गलत है, तो यही ऑड है इसके अंदर। ठीक है, अपने को ये इस तरह से करना है। चाहो तो आप इसको चेकर बोर्ड से भी कर सकते हो, पूरा चेकर बोर्ड जो बनवाया था उससे भी निकल आएगा, और एक जीन का अलग अलग करके भी कर सकते हो। ठीक है, आप ये एक्सरसाइज पूरा मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ने के बाद करें, क्योंकि क्या है, मेंडेलियन जेनेटिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड, और उसके बाद फिर मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताएं। तो अब जब तक शॉर्टकट मेथड वगैरह नहीं पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन वैसे नहीं होंगे। ऐसा नहीं करना है कि अपन ने तो 1-2 लेक्चर हुए और एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू कर दी। मेंडेलियन जेनेटिक्स पूरी एक साथ पढ़नी पड़ेगी, उसके बाद एक्सरसाइज करें। उससे पहले आपको बीच में जो DPP वगैरह मिल रही है, DPP वो कर सकते हो आप, वो अलग है। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन कैसे होगा मैं वो चीज़ समझा रहा हूँ। इसमें शॉर्टकट मेथड भी यूज़ होंगे जो आपको मेंडेलियन जेनेटिक्स में आखिरी में बताए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, मेंडल स्टडीड 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इन पी प्लांट। ठीक है, विच आर करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन अल्टरनेटिव। अब 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर उन्होंने स्टडी किए थे, तो अब कौन सा इसमें सही है कि फ्लावर के कितने करेक्टर, फ्रूट के कितने करेक्टर। ठीक है, फ्लावर के कितने करेक्टर थे 2, कलर के कितने करेक्टर थे 3। अब जैसे इसके अंदर दे रखा है, तो अब इसमें क्या है, देखो इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है, ये आपको ढूंढना है। 7 करेक्टर थे। ठीक है, 2 करेक्टर फ्लावर बेस्ड, 2 कलर बेस्ड, तो कलर बेस्ड तो 3 होते हैं। कौन कौन से, फ्लावर कलर, सीड कलर, पोड कलर, तो ये वैसे ही गलत हो गया। 2 करेक्टर फ्लावर बेस्ड तो सही है, 3 कलर बेस्ड है, 1 हाइट है, 2 सीड के हैं, 2 पोड के हैं, ये ठीक है बिल्कुल, समझ गए।
ठीक है। 3 कलर बेस्ड 1 फ्लावर, फ्लावर के तो 2 करेक्टर लिए गए हैं, ये फ्लावर और 3 हाइट करेक्टर, ये तो वैसे गलत हो गया। 3 करेक्टर पोड बेस्ड, 2 स्टेम बेस्ड, 1 हाइट बेस्ड, 3 कलर बेस्ड, 2 स्टेम बेस्ड है ही नहीं। इसका तो आंसर वैसे ही क्या आ रहा है, सेकंड आएगा। अपने को बस ये देखना है कि 7 करेक्टर्स में से किस किस हिस्से के कितने करेक्टर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब रेसिप्रोकल क्रॉस के रेस्पेक्ट में आपको इनकरेक्ट बताना है विद रेस्पेक्ट टू रेसिप्रोकल। अब मैंने कहा ना ये क्वेश्चन देखो मेंडेलियन जेनेटिक्स के लास्ट का है, तो इसलिए आप मेंडेलियन जेनेटिक्स की शुरुआत में अगर एक्सरसाइज करने लग जाएंगे तो फिर ये बीच बीच में अटकते रहेंगे। पूरा मेंडेलियन जेनेटिक्स होने के बाद करना है, ठीक है। रेसिप्रोकल क्रॉस, व्युत्क्रम क्रॉस जो बताया जाता है, उसमें क्या रहता है कि सेम क्रॉस को पेरेंट रिवर्स करके दोबारा करते हैं। मेंडल ने देखा कि जब पेरेंट बदल भी देते हैं तो भी रिजल्ट चेंज नहीं होता, ठीक है। और रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम आने का क्या मतलब हुआ, देखिए अगर रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट सेम कब कब आएगा, जब करेक्टर का जीन कहाँ हो, न्यूक्लियस में भी कहाँ पर, ऑटोसोम पर। अगर जीन साइटोप्लाज्म में है रेसिप्रोकल क्रॉस का रिजल्ट अलग आएगा, मैटरनल इनहेरिटेंस होता है। न्यूक्लियस में भी अगर जीन सेक्स क्रोमोसोम पर है तो वहाँ भी अलग आएगा, केवल ऑटोसोम पर, ठीक है। तो आप देखो इससे क्या क्या पता चल रहा है, रेसिप्रोकल क्रॉस टू नो वेदर द अलील्स आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोसोम। हम रेसिप्रोकल क्रॉस का आज यूज़ क्या करते हैं, ये जानने के लिए कि हमारे करेक्टर का जीन सेक्स क्रोमोसोम पर है या ऑटोसोम पर है, ठीक है। तो ये तो सही है। 2 इंडिविजुअल विद कॉन्ट्रास्ट जीनोटाइप्स आर इन्वॉल्व, भाई 2 इंडिविजुअल कॉन्ट्रास्ट जीनोटाइप नहीं लेते, और ये कोई जरूरी भी नहीं है। कोई भी करेक्टर, कोई भी क्रॉस हो, कॉन्ट्रास्ट होना भी जरूरी नहीं है। और जीनोटाइप तो वैसे भी नहीं लिखना चाहिए, फिनोटाइप लिखना चाहिए। आप तो किसी भी क्रॉस को रिवर्स कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज प्रॉपर नहीं है, तो ये तो ठीक नहीं लग रही। टू नो वेदर द अलील्स आर प्रेजेंट ऑन साइटोप्लाज्म में है या न्यूक्लियस में, ये जानने के लिए भी करते हैं। रिजल्ट्स आर नॉट चेंज फॉर ऑटोसोमल, ऑटोसोम के लिए रिजल्ट चेंज नहीं होते, ये भी सही है। मतलब क्या गलत है, इनकरेक्ट क्या है इसमें, 9th का आंसर सेकंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वन। इस प्रोजेनी की फ्रीक्वेंसी निकालनी है अगर ये और ये पेरेंट हैं। अब ये शॉर्टकट मेथड से करना है और ऐसा क्लास में करा रखा है। कैसे करोगे, देखो आपको किस किस का क्रॉस करना है, ए स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल डी, कैपिटल ई स्मॉल ई। इसका क्रॉस किया, ए स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल डी स्मॉल ई स्मॉल ई, ठीक है। तो आप पहले क्या करो, हर एक जीन का अपना अपना रिजल्ट लिख लो। जीन ए का, तो ए का क्रॉस किया तो देखो ये 3 आएंगे इसके अंदर, तो ऐसे 1/4, 2/4, 1/4। जीन बी का ले लो क्रॉस, तो ये तो स्मॉल बी, इधर भी स्मॉल बी, तो यहाँ तो केवल क्या आएगा, स्मॉल बी, और प्रोबेबिलिटी भी 1। जब एक ही बनता है तो प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है। जीन सी पे बात करें तो इधर कैपिटल सी, इधर स्मॉल सी, तो इधर भी ये एक ही बनेगा, कैपिटल सी, प्रोबेबिलिटी 1। जीन डी का क्रॉस कर लेते हैं, तो डी में देखो इधर स्मॉल डी, इधर कैपिटल डी स्मॉल डी, तो यहाँ 2 बनेंगे। अब देखो ये सब मोनोहाइब्रिड क्रॉस हैं, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये सब आपको आते हैं, एक एक जीन का अलग अलग क्रॉस, ठीक है। यहाँ पर भी यही है, कैपिटल ई स्मॉल ई, 2 बनेंगे, 1/2 बनेंगे। अब अगर किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आई तो पहले इसीलिए लेक्चर तैयार अच्छे से करें, एक एक जीन का मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना है। ये शॉर्टकट मेथड है, मोनोहाइब्रिड मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग करेंगे। अब अपने को चाहिए प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है, ए स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी स्मॉल ई, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी, अपन सबकी लिखते जाएं, 2/4। फिर बी स्मॉल बी की तो 1, कैपिटल सी 1, कैपिटल डी 1/2, और कैपिटल ई 1/2। सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये कितना आ गया, 2/16, यानी कि 1/8, यानी कि कितना, 12.5%, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 12.5%। इस तरह से करेंगे इसको। आगे बात समझ में, क्वेश्चन कैसे करना पहले खुद से ट्राई करो, बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है, एक स्टेप में होना और केवल मल्टीपल करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन सीम्स टू हैव सम लिंकेज इन करेक्टर सेलेक्टेड बाय मेंडल। अब आपको इसको कैसे करना, आपको ये ध्यान रखना है कि मेंडल ने जो 7 करेक्टर्स लिए थे, उन 7 में से क्रोमोसोम नंबर 4 पर कितने करेक्टर थे, 3,
क्रोमोसोम नंबर 1 पर 2 कैरेक्टर के जीन थे, क्रोमोसोम 5th पर 1 कैरेक्टर का जीन और क्रोमोसोम 7th पर भी 1 कैरेक्टर का जीन। ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है, ये जो थे अलग अलग तरह के क्रोमोसोम 1st, 4th, 5th और 7th, इन 4 क्रोमोसोम पर 7 कैरेक्टर के जीन थे और सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम 4 पे थे, फिर क्रोमोसोम 1 पे थे और फिर 5th और 7th पर एक थे। अब आपको ये याद रखना है, ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि कौन कौन से कैरेक्टर के जीन सेम क्रोमोसोम पर हैं। ठीक है, तो ये अब आपको याद रखना है, इसलिए इसमें मेरे को ज़्यादा कुछ बताने की बात नहीं है। आपको याद होना चाहिए, जैसे प्लांट हाइट का और पोर्ट शेप का जीन सेम क्रोमोसोम पर है, तो ये जो कैरेक्टर सेम क्रोमोसोम पर होते हैं, जिन कैरेक्टर के जीन सेम क्रोमोसोम पर होते हैं वो लिंकेज शो करते हैं, जिनके जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं वो तो असोर्टमेंट शो करेंगे। तो अब ये तो याद रखना है, आपको पता होना चाहिए क्रोमोसोम 4 पर कौन से, 1 पर, 5 पर, 7 पर, उसी के आधार पर आंसर देना है। यहाँ आंसर रहेगा चौथा, हाइट एंड पोर्ट शेप। ठीक है, बाकी आप आराम से, आपको करेक्ट ध्यान होने चाहिए, आप खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट वन जो अगला क्वेश्चन है, अ डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इज हेट्रोजाइगस फॉर 5 लोकाई एंड होमोजाइगस फॉर 2 लोकस। मतलब एक डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है जो 5 लोकस, मतलब 5 जीन के लिए तो क्या है, हेट्रोजाइगस है, और 2 जीन के लिए होमोजाइगस है। ओके, देन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स, तो 5 जीन। गैमेट का फॉर्मूला क्या है, 2 to the power n, और n क्या होता है, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। अपने को पहले दे रहा कितने हेट्रोजाइगस लोकस है, 5, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, और 2 to the power 5 यानी कि कितना हुआ, 32। तो इसका तो आंसर 32 हो जाएगा बस। ठीक है, वही बात है, टोटल मिला के 7 जीन हैं, उनमें से 5 जो हैं हेट्रोजाइगस हैं, तो 2 to the power 5 से निकाल लेंगे ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जाइगोटिक कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल बिटवीन ए क्रॉस दिस वन एंड दिस वन। ये एक क्रॉस दिया है, ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी का क्रॉस इनसे किया गया, इन दोनों का क्रॉस किया है और अपने को पूछा जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। अब आपको मैं फिर से याद दिलाऊं, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है 4 to the power n, याद है, लेकिन आपको इस फॉर्मूले के साथ कहा था कि ये केवल और केवल कब यूज करना है, सेल्फिंग के केस में ही यूज करना है अपने को। अगर सेल्फिंग नहीं हो रही है तो फार्मूले से नहीं निकलेगा। सेल्फिंग कैसे पता चलती है कि अगर दोनों जो जिनका क्रॉस हो रहा है वो दोनों जीनोटाइप सेम होने चाहिए। क्या आपको ये वाला जीनोटाइप और ये जीनोटाइप सेम दिख रहा है क्या, नहीं, तो इसका मतलब 4 to the power n वाला फॉर्मूला यहां काम नहीं आएगा। और मैंने आपको बताया भी था कि अगर फॉर्मूला काम नहीं आ रहा तब भी जाइगोटिक कॉम्बिनेशन तो अपन निकाल सकते हैं। कैसे, जाइगोटिक कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं, चेकर बोर्ड के कॉम्बिनेशन, कि एक चेकर बोर्ड, अब आप लोग को ये नहीं पता चल सकता कि इनके क्रॉस में किस साइज का चेकर बोर्ड बनेगा। अच्छा, चेकर बोर्ड की साइज कैसी रहेगी वो आप डिपेंड करता है गेमिट पर, कि मेल गेमिट कितने बन रहे, फीमेल गेमिट कितने बन रहे, उसी आधार पर चेकर बोर्ड बनता है। और गेमिट का फॉर्मूला तो लगा सकते हो ना, तो आप क्या करो, इसके कितने गेमिट बनेंगे, इसके कितने गेमिट बनेंगे, ये बना लो। अब देखो, हेट्रोजाइगस 1 और 2 हैं और 3 हैं, तो 2 to the power 3 मतलब ये 8 प्रकार के गेमिट बनाएगा। और यहाँ कितने हो गए, ये 1 ही है, तो 2 to the power 1 ये 2 टाइप के गेमिट बनाएगा, ये 8 टाइप के गेमिट बनाएगा। अब आप देखो, इसके चेकर बोर्ड में एक तरफ 8 गेमिट, एक तरफ 2 गेमिट, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने आ गए, 8 × 2 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 16 कॉम्बिनेशन हो जाएंगे। तो जाइगोटिक कॉम्बिनेशन कितने हो गए, 16, आंसर हो जाएगा इसका 4th। समझ में आई बात। अगर आप फॉर्मूले से तब करते जब सेल्फिंग होता, मतलब दोनों तरफ के ये जो जीनोटाइप है पेरेंट के सेम होते। अगर सेम नहीं है तो फिर दोनों के गैमेट अलग अलग निकालो और उससे कर लो, उससे भी हो जाएगा। तो इसका आंसर 16 रहेगा। नेक्स्ट वन, अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कई लोगों को डाउट होता है, इसको भी अच्छे से समझ लें। मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन में आपको ये चीज दे रखी, अब इसमें क्या सही है वो निकालना है। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस की F2 जनरेशन, पहले रेशो आनी चाहिए, सब कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। टॉल प्लांट एंड वॉयलेट फ्लावर्ड प्लांट्स आर ऑब्टेन इन 1:1 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये क्रॉस जो डाइहाइब्रिड F2 जनरेशन का क्रॉस, उसका रेशो क्या आता है, 9:3:1। इसके अंदर एक करेक्टर 3:1 के रेशो में और दूसरा करेक्टर भी 3:1 के रेशो में, ये बेसिक पता होनी चाहिए। अब यहाँ क्या कह रहा है, ये टॉल मतलब करेक्टर क्या है, टॉल और ड्वार्फ, और वॉयलेट और वाइट, मतलब हाइट और फ्लावर कलर, ये 2 चीजें ली गई हैं। ठीक है, तो टॉल कितने आ रहे हैं यहाँ 3, वॉयलेट कितने आ रहे हैं 3, है ना। तो ये क्या कह रहा है, टॉल और वॉयलेट बराबर 1:1 फ्रीक्वेंसी में आ रहे हैं, तो आ रहे हैं ना 3 और 3, तो टॉल और वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी तो क्या आ रही है 1:1,
तो ये चीज़ तो सही बात है, ऐसे समझनी इसको, रेशियो से निकल जाएगा पूरा आंसर, कोई क्रॉस नहीं करना है। रेशियो ऑफ पेरेंटल नॉन पेरेंटल इज 1:15। अब आप देखो इसमें पेरेंटल पैतृ की पौधे कितने थे, तो ये 9 और 1 ये पेरेंटल थे 10, और ये 3 और 3 नए थे रिकॉम्बिनेंट, मतलब पेरेंट से अलग थे, वो 6 थे। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है 10:6 आ रहा है पेरेंटल नॉन पेरेंटल में। तो ठीक है, अगर आप चलो यहाँ का आप तो फिनोटाइप से क्यों निकाल रहे हो, जीनोटाइप से निकालो। तो जीनोटाइप क्या रेशो था 1:1, 2:4:2, 1:1। तो जीनोटाइप में ये पहला वाला 1 और ये लास्ट वाला 1 यही पेरेंटल है। हमने शुरुआत की थी तो ये था ना RRYY ये, और एक तरफ स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। तो 2 ही पेरेंटल होते हैं, बाकी तो सारे नए हैं नॉन पेरेंटल। तो यहाँ भी 2:14 आता है, 1:15 तो नहीं आता। ये स्टेटमेंट अपना गलत है, समझ गए। चाहे फिनोटाइप में देखो चाहे जीनोटाइप में देखो, पेरेंटल नॉन पेरेंटल ऐसा नहीं। पेरेंट कौन से लेने, जो बिल्कुल शुरू से अपन ने जो क्रॉस शुरू किया था, इन दोनों पेरेंट से तो क्रॉस शुरू करते हैं। अच्छा, रिकॉम्बिनेंट प्लांट्स ऑब्टेन इन 1:1। तो रिकॉम्बिनेंट प्लांट मैंने क्या बताया था, ये दोनों अगर पेरेंटल है तो ये दोनों नए हुए ना रिकॉम्बिनेंट, और इनका क्या रेशो आ रहा है 3:3 या 1:1। तो रिकॉम्बिनेंट 1:1 में आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, इसलिए मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट, आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन को केवल रेशियो से करना है, कोई क्रॉस नहीं है। थोड़ा चीज को समझिए तब होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, अच्छी तरह से इसको देख लें एक बार। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ड्यूरिंग ब्रीडिंग द रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम ए फ्लावर इज कॉल्ड। फ्लावर में से एंथर हटाना, पोकेसर एंथर हटाना क्या कहलाता है, तो ये तो आपको वैसे ही बता रखा है, इमेस्कुलेशन। तो इसका तो आंसर इमेस्कुलेशन होगा। बहुत सिंपल सी बात है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन when a heterozygous tall pea plant of F1 generation upon self fertilized produces tall and dwarf phenotype, it proves the principle of। अगर हम heterozygous tall का क्रॉस करते हैं F1 का और वापस F2 में tall and dwarf आता है, तो ये क्या शो करता है, F2 जनरेशन में tall and dwarf का वापस आना, ये इंडिकेट कर रहा है कि F1 का जो ये कैपिटल T स्मॉल t था, ये सेल्फिंग के बाद ये 3:1 में F2 में आया। ठीक है, तो ये शो कर रहा है सेग्रीगेशन। F2 का 3:1 F2 में दोनों करेक्टर का वापस आना, सेग्रीगेशन, पृथक्करण, ये आंसर होगा, आंसर सेकेंड। अब यहाँ कई लोग परेशान होते हैं, सब प्योरिटी ऑफ गैमिट, क्या आपने तो कहा था सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमिट एक ही बात है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन प्योरिटी ऑफ गैमिट, युग्मकों की शुद्धता, ये जो है ये दरअसल इसका रिजल्ट है। सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेट होना, और इनके सेपरेट होने की वजह से गैमिट प्योर बने। ठीक है, तो अपन प्योरिटी ऑफ गैमिट को मेन रीजन नहीं मानेंगे, सेग्रीगेशन आंसर करेंगे। प्योरिटी ऑफ गैमिट और सेग्रीगेशन कोई सिनोनिम्स नहीं है, सेग्रीगेशन प्रोसेस है, उसकी वजह से गैमिट प्योर बनते हैं, और सेग्रीगेशन की वजह से F2 के अंदर 3:1 का रेशियो आएगा, दोनों करेक्टर वापस आएंगे, दोनों करेक्टर F2 में वापस आएंगे सेग्रीगेशन की वजह से। तो बिना किसी कंफ्यूजन के इसका आंसर क्या करें, सेकंड, सेग्रीगेशन। ठीक है, नेक्स्ट अगला आते हैं। मेंडल फॉर्मुलेटेड द लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स ऑन द बेसिस ऑफ। अब देखो लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट मतलब वही सेग्रीगेशन लॉ। तो मेंडल ने लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट सेग्रीगेशन लॉ किसके बेस पर बनाया था, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर बनाया। ठीक है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के कंक्लूजन है, उसमें बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्रॉस बिटवीन दिस वन एंड दिस वन यील्ड्स अ जीनोटिपिक रेशियो ऑफ। इन दोनों के क्रॉस में जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, तो करके देख लो। क्रॉस करने के आपको शॉर्टकट और सारे मेथड बता रखे। अब देखो इसके गैमेट बना के भी कर लो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, इसके गैमेट बना लो। तो कैपिटल A कैपिटल B एक गैमेट और स्मॉल a कैपिटल B दूसरा गैमेट। अब गैमेट बनाना तो आना चाहिए, इतना मैं मान के चल रहा हूँ, और ये तो पूरा होमोजाइगस है तो एक ही गैमेट बनेगा, स्मॉल a कैपिटल B। ठीक है, अब देखो इनका क्रॉस कराया तो एक तो बना ये कैपिटल A स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल B, और दूसरा ये बन गया स्मॉल a कैपिटल B कैपिटल B। दो ही बने तो रेशियो क्या आएगा 1:1। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 कैपिटल A स्मॉल b, और ये पहले ही आंसर आ रहा है, देखो यहाँ इस तरह से होगा। ये केवल नॉर्मल सा गैमेट बना के कर लो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जब गैमेट कम बन रहे हैं तो अपन गैमेट बना के कर सकते हैं, शॉर्टकट की भी ज़रूरत नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस व्हाट इज द रेशियो ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव इन F2 जनरेशन। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या आता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो, अब अपने को पूछा है होमोजाइगस हेट्रोजाइगस का पता हमेशा जीनोटाइप में चलेगा। तो 3:1 का रेशियो तो फिनोटाइप और 1:2:1 का रेशियो जीनोटाइप। इसमें 1 होता है कैपिटल आर कर लो, भले ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर। ठीक है, तो होमोजाइगस डोमिनेंट ये रहा, होमोजाइगस रिसेसिव ये रहा, तो इनका क्या रेशियो बन रहा है? 1:1। इसका आंसर हो जाएगा 4th। क्लियर? देन नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, द क्रॉस बिटवीन रिसेसिव टू इट्स हाइब्रिड और इट्स F1 प्लांट। रिसेसिव का उसके हाइब्रिड से क्रॉस क्या कहलाएगा? टेस्ट क्रॉस। हाइब्रिड वही F1, तो F1 का अपने रिसेसिव से क्रॉस करना ये टेस्ट क्रॉस है। टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन ही यही है, इसमें सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया? हाँ ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा अब ये, व्हाट इज द जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। ठीक है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रेशियो तो वैसे मूव जबानी याद होना चाहिए 1:1, और टेस्ट क्रॉस में फिनोटिपिक जीनोटिपिक रेशियो क्या आते हैं? सेम। ठीक है, 1:1। डाईहाइब्रिड क्रॉस प्रूव्स द लॉ ऑफ। डाईहाइब्रिड क्रॉस से क्या प्रूव होता है? कौन सा लॉ आया था डाईहाइब्रिड क्रॉस से? स्वतंत्र अपयूहन या इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स एंड इन व्हाट रेशियो द गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डाईहाइब्रिड हेट्रोजाइगस। अब यहाँ कई लोग कंफ्यूज होते हैं, डाईहाइब्रिड हेट्रोजाइगस कौन हुआ? जैसे कि TTRR, ये हो गया ना डाईहाइब्रिड हेट्रोजाइगस। अब ये कितने टाइप के गैमेट बनाएगा? गैमेट का फॉर्मूला 2⁻², 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। ठीक है, और 4 तरह के गैमेट बनेंगे। मैंने आपको तरीका भी बताया था गैमेट बनाने का, इस तरह से फोर्क लाइन बना लो, ऐसे गैमेट बनेंगे। गैमेट बनाने का तरीका सबको बता रखा है। ये TR हो गया, ये क्या हो गया? कैपिटल T स्मॉल r, ये स्मॉल t कैपिटल R, स्मॉल t स्मॉल r। और सारे गैमेट इक्वल प्रोपोर्शन में बराबर मात्रा में बनते हैं, तो इनका सबका रेशियो भी बराबर आएगा। 4 टाइप का 1:1:1 के रेशियो में। अब कई लोग इसको 9:3:3:1 कर देते हैं, पहला आंसर गलत। 9:3:3:1 तो F2 जनरेशन में जो प्रोजेनी मिल रही है उसका रेशियो है, क्रॉस के बाद जो प्रोजेनी जो ऑफस्प्रिंग आते हैं उनका रेशियो है। आपको गैमेट का रेशियो पूछ रहा है, तो गैमेट का रेशियो तो क्या आएगा? बराबर ही आएगा। सब चारों गैमेट बराबर अमाउंट में बनते हैं, 1:1:1:1। गैमेट फॉर्मेशन है, बहुत सिंपल सा बात है। नेक्स्ट, हाउ मेनी गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन ऑफ ट्राई हाइब्रिड। अब ट्राई हाइब्रिड में कितने प्रकार की गैमेट बनेंगे? तो ट्राई हाइब्रिड का F1 कैसा होगा? 3 जीन। यूँ ले लो, ये रहा, कोई भी ले लो, सिंबल तो कुछ भी ले सकते हैं। अब इसमें n की वैल्यू कितनी? 3, 2⁻3, 8 टाइप के गैमेट बनेंगे। तो इसमें तो कुछ भी नहीं है, बहुत सीधा सीधा काम है, 8 टाइप के गैमेट। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच जीनोटाइप रिप्रेजेंट अ ट्रू डाईहाइब्रिड कंडीशन। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम हमने कहा था कि रियल डाईहाइब्रिड कौन होता है। डाईहाइब्रिड क्रॉस अलग बात है, डाईहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है 2 कैरेक्टर का क्रॉस। लेकिन डाईहाइब्रिड जीनोटाइप वो होता है जो 2 जीन के लिए हेट्रोजाइगस हो, उसमें 2 ही जीन मेंशन हो और वो दोनों के लिए कंप्लीट हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो आप देखिए ये जो कंडीशन है कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, ये है रियल डाईहाइब्रिड। ठीक है, ये मैंने गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में बताया था कि मोनोहाइब्रिड किसको बोलते हैं, डाईहाइब्रिड किसको बोलते हैं, ट्राईहाइब्रिड। जो 2 जीन के लिए हेट्रोजाइगस हो, 2 ही करेक्टर स्टडी हो रहे हैं और 2 जीन के लिए हेट्रोजाइगस, वो डाईहाइब्रिड है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडेलियन रेशियो 9:3:3:1 इज ड्यू टू। 9:3:3:1 का जो F2 जनरेशन का रेशियो किसकी वजह से आया? तो 9:3:3:1 का रेशियो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन की वजह से आया। क्योंकि अगर लिंकेज होता तो ये रेशियो नहीं आता है, ये रेशियो असॉर्टमेंट होने पर ही आता है। इसका आंसर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्रॉस बिटवीन अ प्योर टॉल plant with green pod, pure short plant with yellow pod, how many short plant are produced in F2 generation of out of 60? देखिए, टॉल और ग्रीन का अपन कर लेते हैं। चलो, प्योर टॉल का प्योर ड्वार्फ से, टॉल एंड ग्रीन का, तो कैपिटल T कैपिटल G का क्रॉस, शॉर्ट प्लांट स्मॉल t और स्मॉल g से किया अपन ने। ठीक है, F1 में ये क्या बनेगा? F1 में ये
हेट्रोजाइगस आ गया। ठीक है, अब F2 जनरेशन में ये क्या पूछ रहे हैं, F2 जनरेशन में क्या रेशियो आएगा, 9331 का रेशियो, ये F1 और ये F2 नॉर्मल डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब ये कह रहा हाउ मेनी शॉर्ट प्लांट वर प्रोड्यूस्ड, केवल जो छोटे पौधे हैं वो बताने। अब इस 9331 में भी एक करेक्टर का रेशियो 3:1, दूसरे करेक्टर का रेशियो भी 3:1, टॉल एंड ड्वार्फ का रेशियो 3:1, ग्रीन और येलो का भी रेशियो 3:1। आपको सिर्फ छोटे पौधे चाहिए तो इसका क्या रेशियो आ रहा है, 1/4। ठीक है, तो 1/4, और अगर ये पूछ रहा आउट ऑफ 16, 1/4 का मतलब कितना, 25%, तो 16 का 25% कितना हुआ, 4 हो जाएगा। आ गई बात समझ में। ठीक है, ये इस तरह से निकल आएगा। वैसे भी एक करेक्टर का रेशियो 3:1 होता है। अगर 16 का चेकर बोर्ड बनता है तो उसमें एक करेक्टर क्या आता है, 12:4 के रेशियो में आता है, वही 3:1 हो गया ना। तो मतलब शॉर्ट प्लांट मतलब जो छोटे पौधे हैं, ड्वार्फ कितने आएंगे, 16 में से 4 आएंगे, 25% आएंगे। इसको इस तरह से करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो इस तरह का क्वेश्चन क्लास में भी करा रखा ऑलरेडी। इन ए डाइहाइब्रिड क्रॉस, इसमें और इसमें क्रॉस किया गया तो इन चारों का रेशियो F2 में क्या आएगा, ये तो बता रखा, क्लोज क्वेश्चन कर रखा क्लास में भी अपन ने। ये देखिए पूरे अगर करें तो इन दोनों का क्रॉस किया भाई, इससे क्या बना, ये F1 जनरेशन बन गई। ठीक है, अब इस F1 का अपन क्या कर रहे हैं, सेल्फिंग करेंगे तब ना F2 बनेगी। अब आप पहले इन दोनों जीन का इंडिविजुअल रिजल्ट लिख लें, तो कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, 1/4 2/4 1/4, और इधर भी कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, 1/4 2/4 1/4। अब आपको मल्टीपल करना है। पहला क्या है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी, तो देखो इसका और इसका अपन ने क्रॉस किया तो ये कितना आ रहा है, 1/16 आ गया। फिर कैपिटल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो ये होगा 2/16। स्मॉल ए और कैपिटल बी को इन दोनों का भी मल्टीपल करेंगे तो ये भी क्या आ रहा है, 2/16, और ये स्मॉल ए तो ये 1/16। ठीक है, तो क्या आ रहा है, 1 2 2 1, ये आंसर आ गया थर्ड। ये 1 2 2 1। ठीक है, तो रेशियो क्या आएगा, 1 2 2 1, थर्ड आंसर होगा। ओके, इस तरह से क्लास में करा रखा है अपन ने क्वेश्चन, क्लास के बेस पर भी आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये एक जीनोटाइप दे रखा है, प्रोड्यूसेस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमीट्स। तो इसमें क्या आ रहा है, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 हेट्रोजाइगस है, n = 2 और 2 की घात 2 हो जाएगा, तो 4 टाइप के गैमिट बनेंगे। तो ये 4 टाइप के गैमिट बनाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से गैमिट के बेस पे ही कर सकते हो आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रीडिस्कवर्ड द रिजल्ट ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट। मेंडल के रीडिस्कवरर कौन थे, तो मेंडल के रीडिस्कवर कौन थे, ह्यूगो डी वेरीज, एरिक वॉन शेमेक एंड कॉरेंस। तो ये आ गया पहला आंसर, डी वेरीज, शेमेक एंड कॉरेंस। मॉर्गन का तो खैर कहीं नाम ही नहीं, मॉर्गन रीडिस्कवरर नहीं है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, क्रॉसिंग दिस वन एंड दिस वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस वुड बी इन F2 जनरेशन। वो बेस बिल्कुल पहले जैसे ही क्वेश्चन है कि आप इन दोनों का क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, तो F1 में तो ये आया, पहले तो F1 बनेगा ना, डायरेक्ट F2 नहीं आएगी। अब इसका आप जब सेल्फिंग करोगे तो फिर F2 जनरेशन आएगी, और F2 में भी आपको वापस यही चाहिए, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी। तो वैसे देख लो, ए स्मॉल ए और ए स्मॉल ए का क्रॉस करेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/4 आती है, बी और बी के क्रॉस में भी 2/4, तो ये कितना आएगा, 4/16। इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/16। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट वन, if 120 plants are produced on crossing a red and pure white flowered plant, प्योर रेड का प्योर वाइट से क्रॉस किया, 120 पौधे आए। ठीक है, देन द रेशियो ऑफ ऑफस्प्रिंग विल बी। अब आप देखिए, रेड का क्रॉस वाइट से कर रहे हो, अंडरस्टूड सी बात है, रेड डोमिनेंट होगा, वाइट रिसेसिव होगा। आपको इस क्वेश्चन में कोई जनरेशन नहीं दी है, और कोई जनरेशन नहीं दी मतलब अपन एक ही जनरेशन मानते, F2 तो नहीं बोला है ना, तो बस इनका क्रॉस किया तो ये आया, और ये तो सारे के सारे रेड आएंगे। ठीक है, एक ही जनरेशन देनी पड़ेगी ना अपने को, तो सारे रेड आएंगे, ऑल रेड। F2 बोलता तो 3:1 में आते, रेड और वाइट।
क्योंकि यहाँ F2 नहीं बोला है तो अपन F2 तक नहीं जाएंगे, बस इन दोनों का क्रॉस करके एक ही जनरेशन का रिजल्ट दे दो, सारे रेड आएंगे। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 4। ठीक है। नेक्स्ट, एन इंडिविजुअल विद टू आइडेंटिकल मेंबर ऑफ ए पेयर ऑफ जेनेटिक फैक्टर। अगर पेयर ऑफ जेनेटिक फैक्टर मतलब उसके अलील और दोनों आइडेंटिकल अलील हैं, मतलब AAS है, तो वो क्या कहलाएगा? उसको हम होमोजाइगस कहते हैं। यहाँ होमोमॉर्फिक से कंफ्यूजन नहीं होना है, होमोमॉर्फिक कुछ नहीं है, वो मॉर्फोलॉजिकल बेस पर होता है। हमारे यहाँ तो दोनों अलील अगर सेम हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस। तो आंसर इसका 4 रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट, 2 अलील्स आर लोकेटेड ऑन। 2 जो अलीलिक जीन होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं? तो 2 अलीलिक जीन्स आर लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, ऑन द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, 2 नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, एनी 2 क्रोमोसोम। तो क्या आंसर करेंगे इसमें? 2 अलीलिक जीन 2 होमोलोगस क्रोमोसोम पर होंगे और वो भी सेम लोकस पर होंगे। ठीक है, सेम क्रोमोसोम पर नहीं होंगे, एक क्रोमोसोम पर तो एक ही अलील होता है। तो जो पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होता है, जैसे यहाँ कैपिटल T तो यहाँ स्मॉल t, तो ये अलीलिक जीन है। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम पर लोकेटेड होते हैं। ठीक है। देन द परसेंटेज ऑफ AB गैमेट्स प्रोड्यूसेस बाय दिस वन विल बी। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, A स्मॉल a कैपिटल B स्मॉल b। अब इसके गैमेट बना लो, तो 2 to the power 2 यानी कि 4 गैमेट बनेंगे। 4 गैमेट बनाने का पूरा तरीका तो फोर्क लाइन मेथड से बनेगा ऐसे, और वैसे भी आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, कैपिटल A कैपिटल B, कैपिटल A स्मॉल b, स्मॉल a कैपिटल B, स्मॉल a स्मॉल b। अब अपने को क्या चाहिए? स्मॉल a स्मॉल b की प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ तो हर गैमेट की प्रोबेबिलिटी 1/4 ही होती है, तो इसकी भी 1/4 मतलब 25%। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25%। ठीक है, 25% बनेगा ये गैमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन सेपरेशन ऑफ अलील। सेग्रीगेशन क्या है? सेपरेशन ऑफ अलील। और सेपरेशन ऑफ अलील कब, किस समय? गैमेट फॉर्मेशन के टाइम। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पेयर ऑफ अलील का सेपरेट होना ही तो सेग्रीगेशन है। अलीलिक जीन का सेपरेट होना सेग्रीगेशन है। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वन, इन ए क्रॉस 45 टॉल एंड 14 ड्वार्फ प्लांट्स वर ऑब्टेन्ड देन द जीनोटाइप ऑफ प्लांट। अब देखो ये क्वेश्चन तो मैंने इसी तरह का क्लास में भी कराया। 45 टॉल 14 ड्वार्फ, तो मतलब किस रेशो में आ रहे हैं? ये करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 3:1। 3:1 आ रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे? पेरेंट कौन से होंगे? अब आप देखो इसमें कोई जनरेशन तो नहीं लिखी है कि F1 में कि F2 में। अगर क्वेश्चन में F2 लिखी है तब आप F2 के अकॉर्डिंग क्रॉस करें, कुछ नहीं लिखा है तो एक जनरेशन। ये मैं क्वेश्चन क्लास में बताते समय भी बता चुका हूँ, सिंगल जनरेशन। तो कौन से पेरेंट एक ही जनरेशन में 3:1 लाएंगे? तो आंसर होगा 3rd। इनसे शुरू करोगे तो एक ही जनरेशन में 3:1 आ जाएगा। अब देखो बाकी खैर इसमें और कोई भी ऐसा ऑप्शन ही नहीं जिससे 3:1 आ रहा हो, तो ये तो वैसे इजी हो रहा है आपके लिए। आंसर क्या रहेगा? 3rd। 3:1 के रेशो में प्राप्त हुए हैं ये। नेक्स्ट 38। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन 2 हाइब्रिड दिस वन एंड दिस वन आर क्रॉस्ड, दोनों क्रॉस किए जाते हैं तो फिनोटिपिक रेशो क्या रहेगा? अब देखो कैपिटल T स्मॉल r का क्रॉस। अब बस यहाँ ये थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है, R पहले T तो अपन वैसा ही कर लें, स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r। अब आप क्या करो, पहले T जीन का क्रॉस कर लो, R जीन का क्रॉस कर लो। T जीन का क्रॉस करोगे कैपिटल T स्मॉल t, और R के क्रॉस में भी यही आएगा। ठीक है, इसका रेशो 1:1, इसका भी रेशो 1:1। दोनों के रेशो को मल्टीपल कर दो तो रेशो आ जाएगा 1 1 1 1, 4 टाइम्स 1 हो जाएगा। आंसर इसका 2nd होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टेक्निक इज यूज बाय मेंडल फॉर हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के लिए मेंडल ने कौन सी टेक्निक यूज की थी? तो इमेस्कुलेशन बैगिंग टैगिंग टेक्निक थी। तो पहला और दूसरा दोनों ही काम में लिया था उन्होंने, 1 and 2 बोथ। इमेस्कुलेशन बैगिंग टैगिंग टेक्निक। ठीक है, आंसर 4th रहेगा। नेक्स्ट, When flowers are unisexual then emasculation is done in। जब फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं तो इमेस्कुलेशन, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में इमेस्कुलेशन की ज़रूरत ही नहीं होती। इमेस्कुलेशन जो है हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर में करना पड़ता है। जो यूनिसेक्सुअल है उसमें तो मेल फीमेल अलग अलग ही है, तो हटाने की ज़रूरत नहीं है, तो किसी में भी नहीं करेंगे।
इसका आंसर क्या रहेगा, नन। ठीक है, इमेस्कुलेशन की ज़रूरत हमेशा द्विलिंगी बाइसेक्सुअल में ज़रूरत पड़ती है। हाउ मेनी प्लांट्स आर डाई हाइब्रिड इन F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मेनी प्लांट्स आर डाई हाइब्रिड इन F2 जनरेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड प्लांट कौन से होते हैं, दोनों जीन के लिए हेट्रोजाइगस। ठीक है, आप चाहो तो TT ये ले लो ऐसे, ये वाला डाई हाइब्रिड है। और डाई हाइब्रिड क्रॉस के F2 जनरेशन में ये कितने आते हैं, तो इसका तो वो एक ही डायगोनल पे पहले भी बता रखा है ना, 4 ही तो आएंगे। ये जैसे चेकर बोर्ड बनाते हैं अपन, तो उसके अंदर ये एक डायगोनल पर ये 4 डाई हाइब्रिड आते हैं। डाई हाइब्रिड का मतलब है दोनों जीन के लिए हेट्रोजाइगस पौधा, और वो 4 आएगा, 16 में से 4 आएंगे। ठीक है, आंसर 4 रहेगा। देन व्हेन ए प्लांट हैव 2 अलील्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर इट इज कॉल्ड। अगर उसमें 2 अलील हैं कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो 2 अलील वो भी कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर, मतलब एक टॉल तो दूसरा ड्वार्फ, तो ये क्या हो गया, हेट्रोजाइगस। डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे प्लांट को हेट्रोजाइगस कहेंगे। नेक्स्ट वन, फ्रॉम ए सिंगल ईयर ऑफ कॉर्न फार्मर प्लांटेड 200 कैरनेल, कैरनेल मतलब सीड कह दो, और उसको 140 टॉल और 40 ड्वार्फ मिले हैं। 140 तो टॉल और 40 शॉर्ट प्लांट मिले हैं, तो ये करीब करीब 3:1 के रेशियो में आया। इस तरह का क्वेश्चन क्लास में भी कराया जाता है। ठीक है, द जीनोटाइप ऑफ दीज ऑफस्प्रिंग्स विल बी, तो इनके ऑफस्प्रिंग के जीनोटाइप क्या होंगे, 3:1 है, मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा तो पेरेंट तो इस तरह के होंगे। ठीक है, और इनसे ये प्रोजेनी मिलेंगे। ठीक है, तो ये 1 2 1 और ये 3 और ये 1 हुआ। तो जो टॉल प्लांट होंगे वो कैपिटल T या कैपिटल T स्मॉल t, और ड्वार्फ होगा स्मॉल t। तो ये रहे तीनों तरह के प्रोजेनी मिल जाएंगे। आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट वन, अ यूजफुल प्रोसेस फॉर डिटरमाइनिंग वेदर एन इंडिविजुअल इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। कोई ऑर्गेनिज्म होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस है, मतलब उसका जीनोटाइप पता करना। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस मतलब जीनोटाइप पता करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका कौन सा है, तो टेस्ट क्रॉस। ठीक है, टेस्ट क्रॉस से हम जीनोटाइप कंफर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हेट्रोजाइगस टॉल प्लांट्स वर क्रॉस्ड विद ड्वार्फ प्लांट। हेट्रोजाइगस टॉल मतलब कैपिटल T स्मॉल t, और इसका ड्वार्फ से क्रॉस किया गया, ये फिर से टेस्ट क्रॉस हो गया। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ ड्वार्फ प्लांट इन द प्रोजेनी। अब इसके अंदर क्या रेशियो आएगा, ये वापस यही तो बनेंगे दोनों 1:1 के रेशियो में। तो ड्वार्फ का रेशियो क्या है, 1/2 यानी कि 50%। ठीक है, तो ये 50% हो जाएगा आंसर इसमें। ठीक है, ये तो टेस्ट क्रॉस है, टेस्ट क्रॉस में 50% में आता है रिजल्ट। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योर टॉल मतलब कैपिटल T कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम हाइब्रिड टॉल। हाइब्रिड टॉल हो गया कैपिटल T स्मॉल t। अब ये दोनों प्योर टॉल हाइब्रिड टॉल दोनों दिखने में एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, दोनों दिखने में एक जैसे ही हैं, तो इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, लेंथ मेजर करके? नहीं, ये तो दोनों दिखने में एक जैसे हैं। स्प्रेइंग जिब्रेलिन, उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, उससे भी नहीं आएगा। इफ़ ऑल प्लांट्स वर टॉल आफ्टर सेल्फिंग, अगर इनकी सेल्फिंग कराते हैं तो सारे टॉल आएंगे। एंड इफ ऑल प्लांट्स आर ड्वार्फ आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, अब आप देखिए हम इसको किससे पहचानेंगे कि प्योर टॉल का प्योर ड्वार्फ से, अगर हम इसकी सेल्फिंग कराते हैं। देखो कैपिटल T और कैपिटल T की सेल्फिंग कराएं, और एक कैपिटल T स्मॉल t इनकी सेल्फिंग कराएं। ठीक है, इसमें तो क्या आ रहे हैं, सारे के सारे टॉल, और इसके अंदर तो 3:1 आएंगे। ठीक है, तो अगर हम इफ ऑल प्लांट्स आर टॉल, प्योर टॉल कैन बी डिफरेंशिएट फ्रॉम हाइब्रिड टॉल, तो प्योर टॉल की अपन ने सेल्फिंग कराई और सारे टॉल आए तो मतलब ये प्योर है, और 3:1 में आए तो मतलब ये इम्प्योर है। इफ ऑल प्लांट्स आर ड्वार्फ आफ्टर सेल्फिंग, ये तो गलत है, ड्वार्फ तो आएगा ही नहीं, ऑल टॉल आ रहे हैं। हम इससे पहचानेंगे कि अगर हम इसकी सेल्फिंग करा दें, देखो टेस्ट क्रॉस से भी जीनोटाइप कंफर्म होता है और सेल्फिंग से भी। सेल्फिंग करा दें तो होमोजाइगस होगा तो बिल्कुल सारे टॉल ही आएंगे, हेट्रोजाइगस होगा तो 3:1 आ जाएंगे। तो सेल्फिंग से भी पहचान सकते हैं, और नहीं तो टेस्ट क्रॉस से तो पहचान ही सकते हैं। अपने को यहाँ 4 ऑप्शन में सेल्फिंग का दिया है तो सेल्फिंग वाला आंसर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हेट्रोजाइगस फॉर 2 पेयर्स ऑफ जीन। ठीक है, और ये जीन है AABB, अंडरगो मियोसिस, मतलब एक सेल है जो 2 जीन के लिए हेट्रोजाइगस है और जीन भी A और B हैं। देन द पॉसिबल जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन ऑफ गैमेट्स, तो इसके गैमेट पूछे हैं, तो इसके गैमेट तो अपन अब डायरेक्ट ही बना सकते हैं, कैपिटल AB, कैपिटल A स्मॉल b स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल a स्मॉल b। ये आ गया गैमेट फॉर्मेशन का क्वेश्चन है, 4 तरह के गैमेट बनेंगे इसमें। ठीक है,
नेक्स्ट वन अलील क्या है, अलील की डेफिनेशन पूछी है तो अलील तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन पेयर, बिल्कुल ठीक बात है। टोटल नंबर ऑफ जीन नहीं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जी नहीं, टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नहीं, अल्टरनेटिव फॉर्म्स। ऑल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं टॉल, ड्वार्फ, रेड, वाइट, अलील उसी को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंडिविजुअल, एक और जीव का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहलाता है, उसका जीनोटाइप। जीनोम नहीं कहेंगे, जीनोम क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ जीन, और एक जीन का जेनेटिक कॉम्बिनेशन मतलब उसमें किसी करेक्टर के कौन कौन से अलील हैं, वो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उसके जीनोटाइप से डिसाइड होता है, तो उसको जीनोटाइप कहेंगे, जीनोम से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। फिर जीन्स डू नॉट अकर इन पेयर, अब जीन पेयर में कब नहीं होंगे, पेयर में होते किसमें, जो डिप्लॉइड सेल होती है उसमें पेयर में होंगे, ठीक है। अगर ट्रिप्लॉइड है तो 3 हो जाएंगे, हैप्लॉइड में लेकिन एक ही रहता है, तो जाइगोट भी डिप्लॉइड है, सोमेटिक सेल भी डिप्लॉइड है, एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है तो 3 है, और गैमिट तो हैप्लॉइड है, तो पेयर में कहाँ नहीं है, तो गैमिट आंसर करेंगे। एंडोस्पर्म में भी आप 3 है तो आप उसको एक तरफ कर लो, किसमें पेयर में नहीं है, तो जो हैप्लॉइड सेल गैमिट्स होती हैं उसके अंदर ये पेयर में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the following did not constitute the 7 contrasting pairs of characters noticed by Mendel, यानी कि कहने का मतलब ये कि इनमें से कौन सा करेक्टर मेंडल ने अपने 7 करेक्टर में नहीं लिया था। हाइट ऑफ प्लांट हमें पता है ये लिया गया था, ठीक है। शेप ऑफ लीफ ये नहीं लिया था, शेप ऑफ पॉड, कलर ऑफ पॉड, तो आप देखिए इनमें से मेंडल ने शेप ऑफ लीव्स का करेक्टर यूज़ नहीं किया था, बाकी हाइट, शेप ऑफ पॉड मतलब पॉड का शेप, पॉड का कलर और प्लांट की हाइट, ये 3 तो लिए थे, तो कौन सा नहीं लिया ये पूछा है हमसे, तो आंसर इसका सेकंड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म विच करेक्टर इज शोइंग डोमिनेंस, मेंडल के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा करेक्टर डोमिनेंस शो करता है, ठीक है। तो टर्मिनल पोजीशन, तो एक्सियल टर्मिनल, ठीक है। ग्रीन कलर एक्सियल टर्मिनल है तो टर्मिनल तो रिसेसिव हो गया। ग्रीन कलर इन सीड कोट, तो सीड कोट में ग्रीन कलर येलो डोमिनेंट होता है, येलो एंड ग्रीन होता है। रिंकल्ड सीड, राउंड एंड रिंकल्ड है, रिंकल्ड रिसेसिव है, ठीक है। ग्रीन पोड, पोड में ग्रीन कलर डोमिनेंट है, वहाँ ग्रीन एंड येलो होता है, तो कौन सा करेक्टर डोमिनेंस शो कर रहा है, तो ग्रीन पोड कलर आएगा। तो ये तो सिंपल से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपने को करेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब टर्मिनल पोजीशन, ग्रीन कलर सीड कोट का, रिंकल्ड सीड, ये सब क्या है, रिसेसिव करेक्टर है। कौन सा डोमिनेंस है, ग्रीन पोड। पोड का कलर और सीड में हमने बताया था कि ग्रीन और येलो रिवर्स होते हैं, पोड में ग्रीन डोमिनेंट है और सीड कोट के अंदर सीड में जो है ग्रीन क्या है, रिसेसिव हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू द क्रॉस बिटवीन TTRR and TTR, the resultant progeny shows how many percentage of plant would be tall, red flowered, ठीक है। अब अपने को इसमें ये बताना है कि इनके क्रॉस में जो प्रोजेनी बन रहे हैं उसमें कितने टॉल और रेड हैं, ठीक है। तो आप इसका क्रॉस नॉर्मल वे में जैसे क्रॉस करते हैं वैसे कर लो, कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल R स्मॉल r, स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल r स्मॉल r, ठीक है। गैमेट बना के भी करना चाहो तो भी आसानी से हो रहा है, इसके सिर्फ 2 गैमेट बन रहे हैं, कैपिटल T कैपिटल R कैपिटल T स्मॉल r, और इसका एक ही गैमेट बन रहा है स्मॉल t स्मॉल r। तो 2 तरह के ऑफस्प्रिंग बनेंगे, देखो कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल R स्मॉल r, और इधर क्या बना, कैपिटल T स्मॉल r स्मॉल r। अब इसमें क्या चाहिए अपने को, टॉल एंड रेड, तो रेड तो तभी आएगा ना जब कैपिटल R हो, रेड तो डोमिनेंट होता है, स्मॉल r वाइट होता है। तो यहाँ आप देखो ये तो टॉल एंड रेड बन जाएगा, लेकिन ये टॉल एंड वाइट बनेगा, तो 50-50% आया, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेक्स्ट का 50%, ठीक है। सीधा साधा क्रॉस का क्वेश्चन है, तो गैमेट बना के भी कर लो, शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो, T का अलग और R का अलग करके भी कर सकते हो, उसमें दोनों से कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, मेंडल ऑब्टेन रिंकल्ड सीड इन पी ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ शुगर इंस्टेड ऑफ स्टार्च। याद है कि ये राउंड और रिंकल्ड कैसे बना था, इसका मैकेनिज्म बताया था। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम नहीं बनता है रिसेसिव में, तो ज़्यादा स्टार्च नहीं बनता है, तो शुगर की शुगर ही रहती है, शुगर का ज़्यादा डिपॉजिट होता है, और ये सारा कौन से एंजाइम की वजह से है, तो इट इज स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम एब्सेंट होने पर शुगर से स्टार्च नहीं बनती है और शुगर ही जमा हो जाती है, तो ये एब्सेंस ऑफ स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम SBE बोला गया था,
इस एंजाइम के एब्सेंस की वजह से रिसेसिव रिंकल्ड बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ जीन सेड टू बी डोमिनेंट, जीन डोमिनेंट कब कहा जाएगा? इफ़ इट एक्सप्रेस इट्स इफेक्ट ओनली इन होमोजाइगस स्टेज, जो सिर्फ होमोजाइगस स्टेज में एक्सप्रेस हो, जी नहीं, ये तो रिसेसिव होता है। इट एक्सप्रेस ओनली इन हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो ओनली वर्ड नहीं आना चाहिए, हेट्रोजाइगस में आएगा। इट एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन, तो ये चीज़ सही है। इट नेवर एक्सप्रेस इन एनी कंडीशन, बिल्कुल गलत। तो इसमें क्या हो जाएगा, डोमिनेंट कौन होता है? जो होमोजाइगस हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस हो। आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट वन, अ प्लांट ऑफ F1 जनरेशन, ये प्लांट दे रखा है अपने को। ऑन सेल्फिंग ऑफ दिस प्लांट व्हाट विल बी द फिनोटिपिक रेशियो इन F2? अगर सपोज F1 का प्रोजेनी ये वाला है, ये अपने को क्वेश्चन में दिया है कि ये F1 प्लांट है, इसकी सेल्फिंग करेंगे तो एक बार और कर लो, ये सेल्फिंग हो गई। तो इनकी सेल्फिंग करने के बाद F2 में फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? अब आप इसको गैमेट बना के भी कर सकते हो, शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो। मैं आपको शॉर्टकट से करके दिखाता हूँ। अपन जीन ए का पहले क्रॉस करें, तो जीन ए का क्रॉस किया ए, फिर जीन बी का क्रॉस किया, तो इसके अंदर क्या आया, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी। और जीन सी का क्रॉस, इसमें भी सी एक ही आएगा, होमोजाइगस है अपने को। लेकिन फिनोटिपिक रेशियो चाहिए, तो ये तो अपन ने जीनोटाइप लिखा, अब इनका फिनोटाइप लिखो। तो फिनोटाइप लिखेंगे तो क्या आएगा, ये तो डोमिनेंट करैक्टर वाला आया और ये एक ही रहेगा। इधर आप देखो, ये दोनों क्या आ जाएंगे, डोमिनेंट, और ये रिसेसिव, और ये ध्यान है किस रेशो में आता है, 1:1, यानी कि 3:1 में आएगा। ये 3:1 में, ये तो 1 ही रहेगा। इधर ये भी डोमिनेंट ही है, तो ये भी 1 ही रहेगा। ऐसे अपन ने तीनों जीन का अलग अलग फिनोटिपिक रेशियो निकाला। इसको जीनोटाइप से मत कर देना, आपने को फिनोटिपिक रेशियो पूछा है, तो जीन ए का फिनोटिपिक रेशियो तो 1 आ रहा है, सारे डोमिनेंट है। जीन बी का फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आ रहा है, और जीन सी में फिर 1 आ रहा है। अब आप इन तीनों का मल्टीपल कर लो, तीनों का मल्टीपल करने के बाद भी क्या आएगा, 3:1। 1 का आप 3:1 में मल्टीपल करेंगे तो 3:1 ही आना है, तो इसका अपना आंसर क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो कहते हैं तो 1:1 हो जाता है, वो तो वही। अब देखो, कहने को 3 जीन है यहाँ, लेकिन वास्तव में हेट्रोजाइगस तो केवल जीन बी है ना, तो बस उस एक जीन के अकॉर्डिंग ही रेशियो आएगा। जीन ए और जीन सी तो रेशियो बना ही नहीं रही है, तो फिनोटाइप सारे डोमिनेंट आ रहे हैं इसमें, इसलिए वो एक जीन वाला 3:1 का रेशियो आया है। आप लेकिन पूरा करके देख सकते हो इस तरह से, इसको शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं, और नहीं तो इसको गैमेट बना के भी कर सकते हो, नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो, दोनों से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट ऑफ गार्डन पी स्टडी मेंडल वाज अ रिसेसिव फीचर। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा रिसेसिव है, बहुत आसान सी चीज़ है, आपने को पता होना चाहिए। एक्सियल, तो एक्सियल टर्मिनल अपन बोलते हैं उसी सीक्वेंस में, पहला डोमिनेंट फिर रिसेसिव, तो एक्सियल तो क्या है, डोमिनेंट है, ये रिसेसिव नहीं है। ग्रीन सीड कलर, सीड कलर में येलो ग्रीन, येलो डोमिनेंट होता है, ठीक है, और ग्रीन क्या होता है, रिसेसिव। फिर पोड कलर, ग्रीन पोड कलर, तो ये रिसेसिव है। ग्रीन पोड कलर तो डोमिनेंट है, पोड में तो ग्रीन डोमिनेंट होता है, येलो रिसेसिव है। और राउंड शेप, ये भी डोमिनेंट है, राउंड रिंकल्ड, तो यहाँ रिसेसिव कौन है, आंसर 2 करेंगे, ग्रीन सीड कलर, ग्रीन सीड कलर विल बी रिसेसिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इज मेड बिटवीन 2 प्लांट्स विद दिस जीनोटाइप, हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सच क्रॉस हैव द जीनोटाइप दिस वन। कि एक ट्राई हाइब्रिड क्रॉस किया गया, और देखो 2 प्लांट है, ये A/A का मतलब क्या है, AA, BB, CC, ऑब्लिक करके भी लिखेंगे तो बात वही है। अब ये ऐसे 2 प्लांट का क्रॉस किया गया है, ठीक है, और अपने को कहा है कि भाई ये होमोजाइगस रिसेसिव वाले की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, यही पूछा है। अब अगेन आप इसको शॉर्टकट से करो, ट्राई हाइब्रिड अपन कौन सा गैमेट बनाएंगे, इतना बड़ा चेकरबोर्ड थोड़ी बनाएंगे। जीन ए का क्रॉस, जीन बी का क्रॉस, जीन सी का, थोड़ा डायरेक्ट करना भी आना चाहिए, अब तो कम से कम इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, नहीं तो आप पूरा भी लिख लो। चलो, जीन ए का रिजल्ट लिख लिया अपन ने, फिर जीन बी का लिख लो, एक स्टेप में काम होगा सारा, और फिर जीन सी का लिख लिया। तीनों हेट्रोजाइगस हैं तो यही बनेंगे, स्मॉल सी। 1/4, 2/4, 1/4, इसका भी 1/4, 2/4, 1/4, अगेन 1/4, 2/4, 1/4। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, स्मॉल ए की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/4, स्मॉल बी 1/4, और ये भी स्मॉल सी, ध्यान रखना, ये स्मॉल सी की भी
1/4, तीनों को मल्टीपल कर लेंगे 1/64, ये आंसर 1/64 आ जाए। ये मैंने बिल्कुल सिस्टमेटिक करा है। हालांकि अब कुछ लोग क्या है, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाती है तो देख के बता देते हैं कि कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस करके स्मॉल ए कितना आएगा 1/4, कैपिटल बी का क्रॉस करने पर स्मॉल बी 1, तो डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो शॉर्टकट मेथड आपको बताया गया वही अप्लाई हो रहा है, जो अलग अलग तरह के क्वेश्चन में अलग अलग जगहों पर। ठीक है, क्वेश्चन करने का तरीका ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। हाउ इज द अरेंजमेंट ऑफ मेंडल सेलेक्टेड 7 कैरेक्टर ऑन 4 क्रोमोसोम। मेंडल के 7 कैरेक्टर के जीन कितने क्रोमोसोम पर थे? 7 कैरेक्टर थे। 7 कैरेक्टर के जीन 4 क्रोमोसोम पर थे। क्रोमोसोम कौन कौन से? 1st, 4th, 5th एंड 7th। ठीक है, 1st पे 2 कैरेक्टर के जीन, 4th पे 3 कैरेक्टर के जीन, 5th और 7th पर एक कैरेक्टर का जीन था। ये अपने को वैसे पता होना चाहिए। ठीक है, अब अपना को आंसर निकालना है तो निकाल लो। अब इसमें से आंसर क्या आना चाहिए? ठीक है, अब इसमें से आंसर देख लो। 1 इन क्रोमोसोम नंबर 1, अब क्रोमोसोम 1 पे एक कैरेक्टर का जीन है ही नहीं तो ये तो गलत हो गया एक पढ़ते ही। 2 इन क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम 1 पे तो 2 हैं। 3 इन क्रोमोसोम 4 भी ठीक है। 1 इन क्रोमोसोम 5, और अब ये क्रोमोसोम 6 आ गया तो ये भी गलत हो गया। 3 इन क्रोमोसोम 1, 3 तो है नहीं, क्रोमोसोम 1 पे तो 2 ही है। 2 इन क्रोमोसोम नंबर 1, 3 इन क्रोमोसोम 4, 1 5 1 7, ये बिल्कुल सही है, चौथा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन मतलब किस क्रोमोसोम पर कितने कैरेक्टर के जीन हैं, बस ये बताना था। नेक्स्ट वन, व्हेन 2 डिफरेंट जीनोटाइप्स प्रोड्यूस सेम फिनोटाइप ड्यू टू एनवायरमेंटल डिफरेंस। 2 अलग अलग जीनोटाइप एनवायरमेंट के कारण सेम फिनोटाइप देने लग जाएं तो उसे क्या कहेंगे? ये डेफिनेशन है और इसको हम कहते हैं फिनोकॉपी। याद है, ये डेफिनेशन पहले बताई गई थी। 2 अलग अलग जीनोटाइप एनवायरमेंटल कंडीशन की वजह से एक जैसे दिखाई दें, सेम एक्सप्रेशन देने लग जाए तो वो फिनोकॉपी कहलाते हैं। ठीक है, फिनोकॉपी की डेफिनेशन है। नेक्स्ट वन, अ होमोजाइगस टॉल इज क्रॉस्ड विद अ ड्वार्फ प्लांट। होमोजाइगस टॉल का, ये लो होमोजाइगस टॉल का क्रॉस किससे किया? ड्वार्फ प्लांट से किया। ऐसे ही होगा। व्हाट शैल बी द रेशियो ऑफ प्लांट इन ऑफस्प्रिंग। तो ऑफस्प्रिंग क्या बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, सारे के सारे क्या आ गए? टॉल, और वो भी हेट्रोजाइगस। बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, ऑल हेट्रोजाइगस टॉल। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हेट्रोजाइगस टॉल। ये केवल प्रैक्टिस के लिए हैं तो इजीली हो जाते हैं। मैं सारे क्वेश्चन इसीलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि कहीं कोई बचना नहीं चाहिए। ठीक है, इजी भी हैं, हर तरह के क्वेश्चन है इसमें। नाउ ये क्वेश्चन तो खैर मैंने क्लास में पढ़ाते समय भी कराया है, एग्जाम का क्वेश्चन है बेसिकली। In order to find out the different types of gamete produced by the pea plant having this genotype, it should be crossed with the plant with genotype। मतलब मैंने कहा भी था क्लास में भी कि यह जानने के लिए कि ये जीनोटाइप वाला प्लांट कितने प्रकार के गैमेट बनाता है, इसका किससे क्रॉस करें। और ये चीज़ आपको बताई गई थी कि गैमेट के प्रकार का पता लगता है एक क्रॉस के माध्यम से, और वो है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस न केवल हमें जीनोटाइप बताता है बल्कि टेस्ट क्रॉस जो है हमें कितने प्रकार के गैमेट बन रहे हैं ये भी बताता है। तो जब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं तो जितनी बार 1-1 आते हैं उतने प्रकार के गैमेट बनते हैं। तो ये कितने प्रकार के गैमेट बनाएगा, इसका जानने के लिए इसका क्या करेंगे? टेस्ट क्रॉस। और जब इसका टेस्ट क्रॉस करोगे तो रेशियो आएगा 1 1 1 1, मतलब 4 प्रकार के गैमेट बनेंगे। ये टेस्ट क्रॉस के वक्त पढ़ाया गया है। यहाँ याद नहीं आ रहा हो तो पहले थ्योरी अच्छे से ध्यान रखो। तो इसका किससे क्रॉस करेंगे? होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस करेंगे, आंसर 2 होगा। ठीक है, तो रिसेसिव से क्रॉस करेंगे मतलब कि टेस्ट क्रॉस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कितने प्रकार की गैमेट बनाता है। ठीक है, सॉरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल डज नॉट सेलेक्ट विच करेक्ट इन हिज एक्सपेरिमेंट। ये ऐसा कैसा ही क्वेश्चन पहले भी आया था कि मेंडल ने कौन सा करेक्टर यूज़ नहीं किया था। हाइट तो यूज़ किया था, पोड शेप भी यूज़ किया है, प्लांट कलर, पोड कलर। तो पोड कलर तो यूज़ किया है, प्लांट कलर यूज़ नहीं किया है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन था, बस करेक्टर थोड़े से बदले हुए हैं, कुछ भी नहीं। आंसर इसका सेकंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, जीन कंट्रोलिंग 7 ट्रेट्स इन पी स्टडीड बाय मेंडल वाज एक्चुअली लोकेटेड ऑन। जो 7 करेक्टर के जीन हैं वो कहाँ पर, कितने क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं? तो वो 4 क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, बहुत बेसिक इजी सा क्वेश्चन है, 4 क्रोमोसोम पर, आंसर 3 होगा। नेक्स्ट वन, 2 क्रॉसेस बिटवीन द सेम पेयर ऑफ जीनोटाइप और फिनोटाइप इन विच द सोर्स ऑफ गैमेट इज रिवर्स्ड। मतलब क्या है यहाँ पर कि 2 क्रॉस किए गए हैं। ठीक है,
सेम फिनोटाइप सेम जीनोटाइप वाले 2 क्रॉस किए गए। बस इसमें यह करा गया कि सोर्स ऑफ गैमेट बदल दिया गया है, ठीक है। मतलब ये एक क्रॉस किया है, अब इससे मेल गैमेट बन रहा है, इससे फीमेल गैमेट, इसको रिवर्स कर दिया कि जिससे मेल गैमेट बन रहा है वहाँ उसको फीमेल ले लिया और फीमेल को मेल। ऐसे क्रॉस क्या कहलाते हैं? ये 2 तरह के क्रॉस हो गए, ठीक है, जिसमें मेल फीमेल पेरेंट इंटरचेंज कर दिए कि पहले मेल गैमेट जिससे आ रहा था बाद में उस करेक्टर वाले को फीमेल ले लिया, उल्टा। तो अगर सोर्स ऑफ गैमेट का मतलब पेरेंट रिवर्स करना, और पेरेंट रिवर्स करने को हम व्युत्क्रम क्रॉस, रेसिप्रोकल क्रॉस कहते हैं। डेफिनेशन है सीधी सी, इसको रेसिप्रोकल क्रॉस कहेंगे। आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। सेम करेक्टर का क्रॉस, बस पेरेंट चेंज हो जाए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, इफ सेल्फिंग अकर्स इन द प्लांट हैविंग जीनोटाइप RRYY देन गिव द जीनोटाइप। ये तो क्लास में करा रखा है मैंने, सेम ये क्वेश्चन कराया हुआ है कि अगर इन दोनों की सेल्फिंग की जाएगी, इसकी सेल्फिंग करेंगे तो हमें ये 4 प्रोजेनी चाहिए और किस रेशियो में आएंगे। अब इस तरह का एक क्वेश्चन अभी पहले भी आया हुआ है। आप पहले R और Y का पूरा रिजल्ट लिख लो, सॉरी स्मॉल r, और इधर कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल r और Y आएगा, सॉरी यहाँ पर ये R नहीं Y करेंगे इसको अपन, Y ऐसे 1/4 2/4, और अपने को तो रेशो चाहिए तो अपन प्रोबेबिलिटी लिखे ही क्यों, अपने को रेशो है तो अपन डायरेक्ट रेशो भी लिख सकते हैं 1 to 1 1 to 1। अब अपने को क्या बनाना है, देखो इसमें अब क्या बनाना है, कैपिटल R कैपिटल, पहले ये बनाना, इन दोनों से क्या है गुणा कर लो, इसका 1 हो गया 1 into 1। फिर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y 2 into 1, ये 2 हो गया। फिर कैपिटल R और कैपिटल Y स्मॉल y, ये भी 2 into 2 हो गया। और हेट्रोजाइगस कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y 2 into 2 4 हो गया। तो किस रेशो में आ रहे हैं, 1 to 2 4 आंसर हो जाएगा पहला। बस क्लास में कर रखा है क्या, सेम क्वेश्चन क्लास में करा रखा है, आपको वैसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मेटिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल जिनके जीनोटाइप या जीनोम काफ़ी सिमिलर से हों उनको हम इनब्रीडिंग कहते हैं, ठीक है। सिमिलर जीनोम वाले, और जितने डिफरेंट जीनोम वाले होते हैं वो आउटब्रीडिंग होता है। तो क्लोजली रिलेटेड मतलब सिमिलर जीनोम वाले इनब्रीडिंग कहलाएंगे, आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव शुड बी अवॉइडेड बिकॉज इट इंक्लूड्स, अभी तो था भाई वो इनब्रीडिंग कहते हैं, अब हम इनब्रीडिंग को अवॉइड क्यों करना चाहते हैं, इनब्रीडिंग को अवॉइड क्यों करना चाहिए, क्योंकि इनब्रीडिंग से हमेशा रिसेसिव करेक्टर के चांस बढ़ते हैं, बता रखा है। रिसेसिव एलील्स कम्स टुगेदर, ये आंसर होगा, ठीक है। और कुछ नहीं है, म्यूटेशन मल्टीपल बर्थ ऐसा कुछ नहीं है। इनब्रीडिंग अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि इनब्रीडिंग इंक्रीजेज होमोजाइगोसिटी, और इनब्रीडिंग जब होमोजाइगोसिटी बढ़ाता है तो रिसेसिव करेक्टर के चांस बढ़ेंगे, क्योंकि रिसेसिव करेक्टर तो आते ही होमोजाइगस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस में तो आते ही नहीं, ठीक है। होमोजाइगोसिटी बढ़ा। देन नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सेल्फ फर्टिलाइजिंग ट्राई हाइब्रिड फॉर्म, ठीक है। ट्राई हाइब्रिड प्लांट फॉर्म का सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, ट्राई हाइब्रिड कुछ भी ले लो, जैसे ए बी बी सी का अपन ने सेल्फिंग करा ली, तो कितने कितने टाइप के तो गैमेट बनेंगे। अब देखो इससे 8 टाइप का गैमेट बनेगा, इससे भी 8 टाइप का गैमेट बनेगा, और चेकर बोर्ड में कॉम्बिनेशन कितने आएंगे, 64 टाइप के जाइगोटिक कॉम्बिनेशन। तो 8 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट एंड 64 जाइगोट, तो आंसर क्या हो जाएगा 8 and 64, ये सेकेंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन ये क्या है, एक्चुअली में पुराने को एग्जाम के क्वेश्चन है ज़्यादातर, तो ये डिफरेंट जो लिखा है वो लिखा हुआ इसलिए, बाकी अदरवाइज डिफरेंट जाइगोट नहीं, 64 टोटल जाइगोट। इस पूरे क्वेश्चन में डिफरेंट की जगह क्या आना चाहिए, टोटल, क्योंकि 64 सारे अलग अलग थोड़ी, टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं 64 है, ठीक है। तो ये अपने को मान के चलना पड़ेगा। अब कई बार इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं तो अपन तब भी इनमें से जो बेस्ट आंसर है वो निकालेंगे, आंसर सेकेंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेग्रीगेशन टेक्स प्लेस, सेग्रीगेशन कब होता है, ठीक है। मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज और एम्ब्रियो फॉर्मेशन। तो सेग्रीगेशन कब होता है, सेग्रीगेशन किसको कहा था, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का सेपरेशन। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम का सेपरेशन कब होगा, मेटाफेज में तो प्लेट बनती है, ये एनाफेज में होगा,
एनाफेज में जो प्लेट पर जो होमोलोगस पेयर है वो सेपरेट होते हैं, जिसको हम नॉन डिसजंक्शन कहते हैं, और अलील के रेफरेंस, जीन के रेफरेंस में उसी को हम सेग्रीगेशन कहेंगे। तो सेग्रीगेशन एनाफेज के टाइम होता है, एनाफेज के दौरान सेग्रीगेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इनहेरिटेड करेक्टर एंड इज डिटेक्टेबल वेरिएंट। ठीक है, हिंदी में लिखा है वंशानुगत लक्षण और उसके संसूचक विभेद। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, लेकिन है बहुत ईजी। इनहेरिटेड करेक्टर का मतलब है जेनेटिकल करेक्टर, तो एक जेनेटिकल करेक्टर, और डिटेक्टेबल वेरिएंट का मतलब क्या हुआ, उसके डिफरेंट फॉर्म। संसूचक विभेद जो हिंदी में भी लिखा है, इसका मतलब है करेक्टर के विभिन्न रूप, करेक्टर के डिफरेंट फॉर्म, और करेक्टर के डिफरेंट फॉर्म को क्या बोलते हैं, ट्रेट बोलते हैं। तो हमारा आंसर ट्रेट हो जाएगा, हिंदी में इसको विभेदात्मक लक्षण कहेंगे। ठीक है, करेक्टर के, जेनेटिकल करेक्टर के डिफरेंट फॉर्म, डिटेक्टेबल वेरिएंट का मतलब जो देखे जा सकते हों, डिटेक्ट किए जा सकते हों, ऐसे वेरिएंट उसके फॉर्म होंगे और उसी को ट्रेट कहेंगे। तो आंसर 2 रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन 72, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्राई हाइब्रिड क्रॉस इन्वॉल्विंग 3 पेयर ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, 3 करेक्टर होंगे, विच विल गिव राइज टू F1 हाइब्रिड विच आर हेट्रोजाइगस फॉर 3 जीन। ठीक बात है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट विल प्रोड्यूस इन बोथ मेल एंड फीमेल। अब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इतना सारा लिखा है उन्होंने कि ट्राई हाइब्रिड में 3 पेयर ऑफ करेक्टर होते हैं और फिर F1 हेट्रोजाइगस बनेगा, वो कितने टाइप के गैमेट बनाएगा, तो वो 8 टाइप के गैमेट बनाएगा। बात तो जरा सी है, पूछा तो जरा सी चीज़ है कि गैमेट कितने प्रकार के बनाएगा, तो गैमेट 8 टाइप के बनाएगा। नेक्स्ट वन, व्हेन द F1 इंडिविजुअल इज क्रॉस्ड विद आइदर ऑफ द पेरेंट, अगर F1 उसके किसी भी वापस पेरेंट से क्रॉस किया जाए, आइदर ऑफ द पेरेंट मतलब किसी भी पेरेंट से क्रॉस करना, तो F1 का किसी भी पेरेंट से क्रॉस करना क्या कहलाता है, बैक क्रॉस कहेंगे। ठीक है, बैक क्रॉस या संकर पूर्वज क्रॉस। अब वो पेरेंट अगर डोमिनेंट पेरेंट है तो आउट क्रॉस कहते हैं, रिसेसिव पेरेंट है तो टेस्ट क्रॉस कहते हैं। तो बैक क्रॉस के 2 टाइप हैं, बट अगर किसी भी पेरेंट से क्रॉस करना है तो उसको क्या बोलेंगे, फिर उसको बैक क्रॉस कहेंगे। आंसर 2 रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स आर फॉर्म्ड इन F2 प्रोजेनी ऑब्टेन फ्रॉम सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ डाइहाइब्रिड F1। डाइहाइब्रिड F1 कौन सा हुआ, ऐसे मान लो RRYY। ठीक है, ये डाइहाइब्रिड F1 हुआ। इसका अपन को F2 जनरेशन में कितने प्रकार के जीनोटाइप होंगे जब इसकी सेल्फिंग करके F2 जनरेशन बनाएंगे, ये तो F1 हो गया। तो F2 में इसकी सेल्फिंग का रेशियो क्या आता है, 1:1, 2:4:2, 1:1, क्योंकि अपने को क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, कितने प्रकार के जीनोटाइप बनेंगे। जीनोटिपिक रेशियो कितना है, 1:1, 2:4:2, 1:1। तो आप इनको काउंट कर लो, ये कितने, 9 प्रकार हो गए, 9 आंसर होगा। वैसे डायरेक्ट पढ़ते कर सकते हो इस क्वेश्चन को, इसका आंसर क्या हो गया, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ ए ड्वार्फ प्लांट इज ट्रीटेड विद जिब्रेलिन एंड बिकम टॉल। मतलब एक बोना पौधा है, ड्वार्फ है, और हमने उसको जिब्रेलिन दिया और उसको टॉल बना दिया। हालांकि ड्वार्फ है तो इसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल टी। जिब्रेलिन छिड़क के टॉल करने के बावजूद भी ये जीनोटाइप तो स्मॉल टी रहेगा, ये ध्यान रखना। ये फिनोकॉपी हो गया है। ठीक है, एंड दिस प्लांट नाउ क्रॉसेस विद प्योर टॉल प्लांट। अब इसका क्रॉस किससे कर रहे हैं, एक प्योर टॉल यानी कि कैपिटल टी से। देन द प्रोजेनी ऑफ फर्स्ट जनरेशन, तो प्रोजेनी क्या बनेगी, अब इनकी दोनों की प्रोजेनी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो सारे के सारे क्या आ जाएंगे, सभी टॉल बनेंगे, बस। ठीक है, ड्वार्फ प्लांट को अपन ने जिब्रेलिन से अगर टॉल कर भी लिया तो भी उसका जीनोटाइप तो स्मॉल टी ही रहेगा। फिर उसको प्योर टॉल से क्रॉस करेंगे तो हेट्रोजाइगस सारे टॉल बनेंगे। आंसर 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टेस्ट क्रॉस इज परफॉर्म। टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। बाय सेल्फिंग F2 जनरेशन, ना, टेस्ट क्रॉस में सेल्फिंग थोड़ी करते हैं। सेल्फिंग F1 जनरेशन, नहीं। टू डिटरमाइन वेदर F1 इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, हाँ। टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है, ये जानने के लिए कि F1 वाला होमोजाइगस है हेट्रोजाइगस। बिटवीन होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव, नहीं। इन 3 में से कोई भी नहीं। आंसर क्या होगा, टेस्ट क्रॉस करने का कारण क्या है, हम ये जानना चाहते हैं कि F1 वाला होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। आंसर 3 होगा। नेक्स्ट वन, इफ अ क्रॉस इज मेड बिटवीन ए एंड कैपिटल ए स्मॉल ए, द नेचर ऑफ F1 प्रोजेनी। अब देख लो, ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, इन दोनों का क्रॉस किया तो F1 प्रोजेनी ये आ गया। ठीक है, ये F1। अब ये क्या कहना चाह रहा है, देखो, जीनोटिपिकली कैपिटल ए, फिनोटिपिकली ए, मतलब ये जीनोटिपिकली तो क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो आप पहला और चौथा तो हटा ही दो। जीनोटिपिकली कैपिटल ए स्मॉल ए, और फिनोटिपिकली किसके जैसा दिख रहा है, डोमिनेंट। फिनोटिपिकली तो डोमिनेंट है ना, हेट्रोजाइगस भी तो डोमिनेंट ही होगा।
तो फिनोटिपिकली कैपिटल ए के जैसा है, डोमिनेंट के जैसा है, तो आंसर क्या हुआ 3। जीनोटिपिकली हेटेरोजाइगस, फिनोटिपिकली कैपिटल ए की तरह डोमिनेंट होता है, तो आंसर हो जाएगा इसका 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ए टॉल प्लांट विद राउंड सीड TTRR is crossed with dwarf plant with wrinkled seed, F1 consists of tall and round seed, how many types of gamete of F1 plant produce। देख लीजिए, ये भी लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, पूछी जरा सी चीज़ है कि अपने दोनों का क्रॉस करके F1 बना, अब F1 क्या बनेगा, अब ये तो डाई हाइब्रिड क्रॉस है, सेम ऐसा अभी ट्राई हाइब्रिड के लिए पूछा था, तो ये डाई हाइब्रिड के लिए हो जाएगा, तो डाई हाइब्रिड भी ऐसे हेटेरोजाइगस बनेगा। अब ये कितने टाइप के गैमेट बनाएगा, तो इससे कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 4 टाइप के गैमेट बनेंगे। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट पूछा है, तो कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, 4 टाइप के गैमेट बनेंगे, आंसर विल बी 3। नेक्स्ट वन, अ प्योर टॉल एंड प्योर ड्वार्फ वर क्रॉस्ड टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग्स वर सेल्फ क्रॉस्ड, देन फाइंड आउट द रेशियो बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग टॉल एंड ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ। ये शायद क्लास में बताया गया होगा। ट्रू ब्रीडिंग टॉल का मतलब क्या हुआ, होमोजाइगस, होमोजाइगस टॉल एंड होमोजाइगस ड्वार्फ। अब ये क्या कह रहा है, प्योर टॉल का क्रॉस प्योर ड्वार्फ से किया, F1 बना, फिर F1 की अपन ने सेल्फिंग करी, तो इनकी सेल्फिंग में क्या बनता है, कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t 1:1 के रेशो में। अब प्योर ट्रू ब्रीडिंग टॉल ये है, ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ ये है, इन दोनों का रेशो क्या आ रहा है, 1 और 1, ये 1:1 आ रहा है रेशो, इसका आंसर हो जाएगा 1:1। होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस ड्वार्फ का आपको रेशो देना है, तो ये 1:1 आएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन है ना। इफ ए रेड फ्लावर्ड प्लांट इज क्रॉस्ड, रेड फ्लावर्ड प्लांट ऑफ P आर क्रॉस्ड विद प्योर रेड फ्लावर्ड पेरेंट, सॉरी हाइब्रिड रेड फ्लावर्ड प्लांट इज क्रॉस्ड विद प्योर रेड फ्लावर, हाइब्रिड रेड हो गया कैपिटल R स्मॉल r, प्योर रेड हो गया कैपिटल R कैपिटल R, तो प्रोजेनी क्या हो जाएगी। अब इसमें क्या आएगी प्रोजेनी, देखो इसके अंदर तो 2 गैमेट बन जाएंगे, लेकिन इसमें तो एक ही गैमेट बनेगा, तो 2 तरह की प्रोजेनी आ रही है, कैपिटल R और कैपिटल R स्मॉल r। ठीक है, तो ये तो क्या आ जाएंगे, सारे के सारे क्या आएंगे, ऑल रेड फ्लावर, भले हेटेरोजाइगस तो भी होंगे तो रेड ही ना, तो ये सब के सब रेड फ्लावर्ड प्लांट आएंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। देन 81, अ वुमन विद एल्बिनिक फादर। अब एल्बिनिज्म आपको मैंने क्वेश्चन कराते समय बताया था, ये एक रिसेसिव डिजीज़ है, मतलब इसमें क्या होता है, कैपिटल A जो होता है ये नॉर्मल पर्सन रहता है, और स्मॉल a में एल्बिनिज्म होता है, रिसेसिव अलील से डिजीज़ होती है। अ वुमन विद एल्बिनिक फादर, तो वुमन को कुछ नहीं कहा, तो वुमन को नॉर्मल लेना है। अब वुमन जो है, मान लो इसके फादर एल्बिनिक है, तो फादर एल्बिनिक है, तो फादर का जीनोटाइप स्मॉल है। अब फादर का एक अलील तो इसकी वुमन में भी जाएंगे, इसकी डॉटर में भी, तो एक अलील तो फादर से आया, और वुमन अपने को नॉर्मल दे रखी, कुछ नहीं लिखा मतलब नॉर्मल है, तो आपको वुमन लेना पड़ेगा कैपिटल A स्मॉल a, समझ गए। दिस वुमन विद एल्बिनिक फादर मैरिज विद एल्बिनिक मैन, अब इस वुमन का मैरिज होती है एल्बिनिक मैन से, मतलब स्मॉल a से, तो ये तो टेस्ट क्रॉस हो गया, टेस्ट क्रॉस हो गया ना, कैपिटल A स्मॉल a, तो इसके अंदर क्या रेशो आएगा, टेस्ट क्रॉस की तरह रिजल्ट आएगा, ये 2 गैमेट बनेंगे, इधर एक ही गैमेट बनेगा, तो आप इसको जब क्रॉस करोगे तो 1:1 के रेशो में आएगा। ठीक है, 1 तो नॉर्मल और 1 एल्बिनिक, 50-50% वो टेस्ट क्रॉस वाला रेशो आएगा 1:1। ठीक है, 1:1 का रेशो आएगा, आंसर विल बी 4। ठीक है, ये ध्यान रखना है, वुमन विद एल्बिनिक फादर मतलब वुमन नॉर्मल है, फादर एल्बिनिक है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा मतलब नॉर्मल लेना होता है, एल्बिनिक होगा तो वो तो लिखेगा एल्बिनिक, इसलिए वुमन हेटेरोजाइगस हो जाएगी, और फिर आप टेस्ट क्रॉस की तरह इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cross between pure tall and pure tall pea plant with green pod, pure tall pea plant with green pod and dwarf pea plant with yellow pod will produce F2 tall F2 plant out of 16। सेम देखो इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया है। ठीक है, अब ये कहना चाह रहा है कि टॉल एंड ग्रीन, इसका क्रॉस अपन ने किया ड्वार्फ एंड येलो, ठीक बात, तो डायहाइब्रिड क्रॉस हो गया, कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल G स्मॉल t स्मॉल g स्मॉल g। ठीक है, F1 प्लांट आएगा हेट्रोजाइगस, ये F1 आया, अब अपन इस F1 की सेल्फिंग करते हैं तो F2 आएगा, और ये कह रहा है कि F2 के 16 में से टॉल कितने आएंगे, यही तो बोला है। ठीक है, तो अब अपन क्या करें, इसको आप कैसे भी करके, इनका जो रेशो आता है अपन को रेशो डायरेक्ट पता होना चाहिए, रेशो क्या आएगा 9:3:3:1,
9 तो क्या आएगा, टॉल एंड ग्रीन दोनों डोमिनेंट। अब ये डायरेक्ट लिखना आना चाहिए। फिर टॉल एंड येलो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, फिर ड्वार्फ एंड ग्रीन और एक होगा ड्वार्फ एंड येलो। ये आएंगे 4, ठीक है। अपने को क्या पूछा, हाउ मेनी टॉल, तो टॉल कितने देखिए ये और ये दोनों टॉल हैं, 9 और 3 12, टोटल 16 प्लांट बनते हैं। 16 का चेकरबोर्ड होता है, उसमें से ये कितने आएंगे 12। तो हाउ मेनी टॉल, तो ये 12 है। पहले एक क्वेश्चन आया था उसमें ड्वार्फ पूछा था, तो वो ड्वार्फ तो 4 हो जाएगा और टॉल कितने हो जाएंगे 12। वैसे भी डाई हाइब्रिड क्रॉस में एक करेक्टर का रेशियो कितना आता है, 16 से बात करें तो 12:4 और फिर वो 3:1। हर करेक्टर 3:1 में तो चल रहा है, ठीक है। तो वो 3:1 बोलो, 12:4 बोलो, 16 में से 12 आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन मीन्स दैट, मेंडल के सेग्रीगेशन प्रिंसिपल का क्या मतलब, मीन्स दैट द जर्म सेल्स ऑलवेज रिसीव्स, जो जर्म्स हैं मतलब जो गैमेट्स हैं, तो जर्मिनल सेल जो गैमेट्स हैं सेग्रीगेशन के अनुसार गैमेट्स में तो एक अलील ही जाएगा, ठीक है। बोथ द अलील्स विल सेपरेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट बनने के टाइम दोनों अलील सेपरेट हो जाते हैं और कोई एक ही एक गैमेट में जाता है। यही था ना सेग्रीगेशन। 1 पेयर ऑफ अलील, 1 पेयर तो 2 हो गए, ये तो नहीं होगा। 1 क्वार्टर ऑफ जीन्स, ये भी नहीं, क्वार्टर तो वैसे ही नहीं होगा। 1 ऑफ द पेयर्ड अलील, देखो लैंग्वेज समझना, 1 ऑफ द पेयर्ड अलील मतलब 2 में से एक जाएगा, तो ये सही है 1 ऑफ द पेयर्ड अलील। एनी पेयर ऑफ अलील, ये भी नहीं। सेग्रीगेशन के अनुसार पेयर ऑफ अलील सेपरेट होते हैं, कोई एक ही एक गैमेट में जाता है, तो जोड़े में से कोई एक ही जाएगा, पेयर में से कोई एक ही जाएगा। आंसर 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय हेट्रोजाइगस प्लांट हैविंग जीनोटाइप दिस वन। जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट, अब ये प्लांट दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि कितने टाइप के गैमेट बनाएगा, जिसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अपने को n की वैल्यू निकाल लो, गैमेट का फॉर्मूला 2 to the power n, तो n तो 2 हो जाएगा, 2 हेट्रोजाइगस से 2 to the power 2, यानी कि ये कितने टाइप की गैमेट बनाएगा, 4 टाइप की गैमेट बनाएगा, ठीक है। हेट्रोजाइगस प्लांट विद दिस जीनोटाइप, ये कितने प्रकार की गैमेट, 4 टाइप के गैमेट बनेंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन, 2 अलीलिक जीन्स आर लोकेटेड ऑन, इसी तरह का सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 2 अलीलिक जीन कहाँ होते हैं, तो कहाँ पर होंगे, सेम क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन होमोलोगस। तो अलीलिक जीन हमेशा 2 होमोलोगस क्रोमोसोम समजात गुणसूत्रों पर होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। 85 का आंसर 2 होगा। नेक्स्ट वन, द फेनोटिपिक रेशियो इन ए बैक क्रॉस बिटवीन ट्राई हाइब्रिड एंड होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, तो ट्राई हाइब्रिड बोला है, जैसे a स्मॉल a, b स्मॉल b, c स्मॉल c, और इसका होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स है, तो ये ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हो गया। तो ट्राई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का क्या जीनोटाइप आता है, हमने क्या बताया था, टेस्ट क्रॉस में जितने गैमेट बनते हैं उतनी बार 1-1 आते हैं, याद है। तो मोनो हाइब्रिड में 1:1, ठीक है। डाई हाइब्रिड में 1-1-1-1 4 बार, तो ट्राई हाइब्रिड में कितने टाइप के गैमेट बनते हैं, 8, तो 8 टाइम्स 1-1-1 आएगा। जितने टाइप के गैमेट बनते हैं उतनी बार 1-1 आएंगे, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, 8 टाइम्स 1-1-1 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the 7 pair of contrasting character of pea plant studied by Mendel, the number of traits related to flower, pod and seed are respectively। 7 करेक्टर में से फ्लावर के कितने हैं, पोड के कितने हैं और सीड के कितने हैं, ये बताने। तो फ्लावर के कितने करेक्टर थे, फ्लावर कलर, फ्लावर पोजीशन, तो फ्लावर के कितने करेक्टर है, 2। पोड के, पोड शेप, पोड कलर 2 तो हैं, कभी कभी 3 भी ले लेते हैं, लेकिन 3 यहाँ ही नहीं ऑप्शन में। एंड सीड, सीड के भी 2 करेक्टर, तो सबके यहाँ 2-2-2-2 आएंगे, 2-2-2, यानी कि आंसर फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, सम ऑफ द डोमिनेंट ट्रेड स्टडीड बाय मेंडल वर। अब इसी तरह का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है कि कुछ डोमिनेंट ट्रेट लेने, देखो राउंड सीड तो डोमिनेंट है, लेकिन कॉन्स्ट्रिक्टेड पोड तो रिसेसिव हो गया, अपने को डोमिनेंट पूछा है। येलो सीड कलर डोमिनेंट है, इन्फ्लेटेड पोड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, तो इन्फ्लेटेड भी डोमिनेंट है, एक्सियल पोजीशन एंड टर्मिनल पोजीशन, ये तीनों डोमिनेंट है। देखो येलो सीड कलर भी डोमिनेंट, इन्फ्लेटेड पोड भी डोमिनेंट, एक्सियल, ये तो तीनों डोमिनेंट है। अब देखो अगर और आगे चेक कर लो, येलो सीड कलर डोमिनेंट है, वॉयलेट फ्लावर डोमिनेंट है, येलो पोड कलर रिसेसिव हो गया, ठीक है। एक्सियल पोजीशन डोमिनेंट है, ग्रीन पोड कलर डोमिनेंट है, ग्रीन सीड कलर रिसेसिव हो गया, तो ये तो वैसे ही नहीं होंगे,
मतलब इनमें ये देखना है कि मेंडल के 7 कैरेक्टर्स में से कौन से डोमिनेंट वाला ग्रुप है, तो जो डोमिनेंट वाला है वो निकाल लेना, कैरेक्टर्स याद होने चाहिए। 88 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कलर बेस्ड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इन 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर। मेंडल के 7 कैरेक्टर्स में से कलर बेस्ड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कितने थे? 3, फ्लावर कलर, पॉड कलर, सीड कलर। कलर बेस्ड कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर 3 थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ऑब्जर्व दैट ऑल द F1 progeny plants resemble either one of the parent, resemble neither of the parent, resemble both of the parents, shows 3:1 ratio। F1 जनरेशन के प्लांट अपने किसी एक पेरेंट के समान थे और जो करेक्टर F1 में आया वही डोमिनेंट था। तो एनी वन ऑफ द पेरेंट, दोनों पेरेंट के समान भी नहीं और दोनों जैसे भी नहीं हो, ऐसा भी नहीं हो। रेशो 3:1 F1 में नहीं है, F2 में आता है। तो क्या आंसर होगा इसका? फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मेंडल फैक्टर्स और जीन्स, फैक्टर या जीन क्या होते हैं मेंडल के अकॉर्डिंग? यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो मेंडल का ही था। कंटेन इन्फॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर ट्रेट, बिल्कुल, ये कुछ इन्फॉर्मेशन रखते हैं जो एक करेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए ज़रूरी होती है। बोथ है नन, तो ये तो बोथ आ जाएगा। ये दोनों ही जो है मेंडल की डेफिनेशन में मेंडल ने ये तो कहा ही था कि फैक्टर्स जो हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस हैं और इनमें एक करेक्टर को एक्सप्रेस करने की इन्फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए इसका आंसर 3 करेंगे, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट, द सेग्रीगेशन ऑफ अलील इज अ रैंडम प्रोसेस। सेग्रीगेशन बिल्कुल रैंडम प्रोसेस है। सो देयर इज अ चांस ऑफ अ गैमेट टू कंटेन आइदर ऑफ द अलील। मतलब जैसे ए स्मॉल ए है, अब सेग्रीगेशन में सेपरेट हुए तो गैमेट में कैपिटल ए जाए और स्मॉल ए जाए, इसके चांस क्या होंगे? बिल्कुल 50-50% चांस। 50% चांस है कैपिटल ए चला जाए, 50% चांस है स्मॉल ए चला जाए, तो 50%, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है एक्चुअली। 50% चांस होते हैं एक अलील के किसी गैमेट में जाने के, ठीक है। नेक्स्ट वन, द फिनोटाइप ऑफ एनी करेक्टर विल नॉट बी अफेक्टेड इफ द मॉडिफाइड अलील प्रोड्यूस। ये डोमिनेंट रिसेसिव वाले में से आएगा फिर से, ठीक है। करेक्टर का डोमिनेंट रिसेसिव के कंसेप्ट में हमने एनसीईआरटी में बताया था कि अगर हमारा मॉडिफाइड अलील नॉर्मल एंजाइम बनाता है तो जो पहले फिनोटाइप आ रहा था वही आएगा, फिनोटाइप अफेक्ट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है, एंजाइम नहीं बना रहा है, तो फिर करेक्टर चेंज हो जाता है। तो ये लिखा है विल नॉट बी अफेक्टेड इफ द मॉडिफाइड अलील प्रोड्यूस। तो फिनोटाइप चेंज कब नहीं होगा, ठीक है। तो कब नहीं होगा? तो जब वो नॉर्मल एंजाइम बनाएगा तब नहीं होगा, ये आएगा। नॉन फंक्शनल और नो एंजाइम, इसके केस में तो फिनोटाइप चेंज होगा, वो ओरिजिनल वाला नहीं आएगा, अब तो रिसेसिव आएगा। तो ये करेक्टर भाई क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉर्मल आपका मॉडिफाइड अलील ऐसा क्या बनाए कि फिनोटाइप चेंज ना हो? तो मॉडिफाइड अलील नॉर्मल एंजाइम बनाएगा अगर सेम सेंस म्यूटेशन में। नॉर्मल एंजाइम अगर बनाता है तो फिर फिनोटाइप चेंज नहीं होगा, भले म्यूटेशन हुआ, मॉडिफाइड अलील बना तब भी, ठीक है। नेक्स्ट, जीन विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर। ये तो खैर बहुत कॉमन सी बात है, जो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर शो करते हैं उसको अलील कहते हैं, ठीक है। अब ये सूडो अलील, नॉन अलील, आइसो अलील, अब 3 टाइम में क्वेश्चन। अब नॉन अलील तो बताया था, जो अलील नहीं है वो नॉन अलील। सूडो अलील, आइसो अलील हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने ज़्यादा इसका डिटेल कहीं बताया नहीं है, तो ज़्यादा आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ द मॉडिफाइड अलील इज इक्विवेलेंट टू अनमॉडिफाइड अलील। एक और वैसा क्वेश्चन कि जो मॉडिफाइड अलील जो म्यूटेशन से बना है, मॉडिफाइड अलील जो म्यूटेशन से बना है वो ओरिजिनल अनमॉडिफाइड अलील के इक्विवेलेंट कब होगा? जब वो ओरिजिनल जैसा काम करेगा। कब? जब व्हेन इट प्रोड्यूस नॉन फंक्शनल एंजाइम, नो एंजाइम, ये तो म्यूटेशन हो गया, नॉर्मल एंजाइम। तो फिर यहाँ आंसर क्या आएगा? नॉर्मल एंजाइम। भाई दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही तो हैं। वो कह रहा है कि मॉडिफाइड अलील जो है करेक्टर चेंज कब नहीं करेगा? जब वो नॉर्मल एंजाइम बनाएगा। मॉडिफाइड अलील अनमॉडिफाइड के इक्विवेलेंट कब होगा? जब वो नॉर्मल एंजाइम बनाएगा। बात तो दोनों एक ही, क्वेश्चन को घुमा कर पूछा गया, सेम कंसेप्ट पर ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट वन, द रिसेसिव करेक्टर्स आर। अब इसमें पूछा द रिसेसिव करेक्टर्स ओनली एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, ओनली एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन, ब्लेंड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, ऑलवेज इम्प्योर। रिसेसिव करेक्टर केवल होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं और डोमिनेंट जो होता है वो होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों में आता है। तो अपना आंसर हो जाएगा ओनली एक्सप्रेस्ड इन होमोजाइगस कंडीशन, सेकंड आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो हमने अभी तक क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ये हमारी एक्सरसाइज 1 के मेंडेलियन जेनेटिक्स के पार्ट के क्वेश्चन हैं, ठीक है। मैंने एक एक क्वेश्चन, चाहे वो इजी भी रहा हो तब भी एक बार को आपको समझा दिया है। कई क्वेश्चन और इनके कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाते समय क्लास में भी बता चुका हूँ, ठीक है। इसलिए
ऐसा कुछ नहीं, एक एक क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिया ताकि अब किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा पहला सेगमेंट मेंडेलियन जेनेटिक्स वाला पार्ट पूरा हुआ। थैंक यू।